चलो बेटा दीपावली तो हो गई और आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब कोई फेस्टिवल नहीं है ना इसके बाद, अब तो होली आएगी सीधे। तो अभी ये 4-5 मंथ है, आप लोग पढ़ाई करो। आज कुछ बच्चे तो घर से ही हैं, मुझे घर पे रेंट पे रहते हैं यहाँ पे ना, ये भी रहा होगा। तो दीपावली आप लोगों की हो गई, कैसे रही? अच्छा रही, सही थी। अच्छा। और सेकंड, आप लोगों ने 4-5 दिन की छुट्टी पड़ी, क्या किया? पढ़ाई की? क्या किया? क्या बताओ, बताया क्या बताओ, क्या किया? पटाखे फोड़े? और क्या किया तुम लोगों ने? पढ़ाई की किसी ने? अब बोलो मत बेटा, बोलो मत। मैंने आप लोगों से कहा था जो 4-5 दिन की छुट्टी है उसमें आप लोग तैयार करना बायोलॉजी को अच्छे से। और आप लोगों ने शायद किया होगा, बच्चों ने पढ़ाई की होगी मेहनत से। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने किताब तक खोल के नहीं देखी है, ऐसा ही होता है, बहुत अच्छे ऐसे ही होगी। चलो कोई बात नहीं, जो भी है, लेकिन आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और मुझे लग रहा है, अब बोलो मत, मुझे लग रहा है जो अभी आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो अभी है, दीपावली से होली तक। आप लोग मेहनत से रट जाओ एक बार, और होली के बाद आपको खाली पेपर देखेगा बस, समझ रहे हो? 1 महीना बचता है उसके बाद। तो इसीलिए अभी टाइम है आपके पास, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3-4 मंथ है लगभग में, और मेहनत से पढ़ाई कर लो, ठीक है बेटा? बोलो मत, बोल कौन रहा है, बोलो मत। तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, 3-4 मंथ है, मेहनत से पढ़ाई करो अच्छे से, और यही टाइम है जो आप लोग अपना प्रोग्रेस कर सकते हो अच्छे से, ठीक है? तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे? एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, और मैंने आपको लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत बचा है वो पढ़ेंगे आज। तो मैंने आप लोगों को एवोल्यूशन में क्या क्या बता दिया बेटा, एक बार आप लोग रिवाइज कर लो जल्दी से, क्योंकि आपको 4-5 दिन होगा आपने पढ़ा नहीं है, तो एक बार रिवाइज करो जल्दी से, और उसके बाद फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं, ठीक है? 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको एक बार, किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना। करो बोलो जल्दी करो। बेटा एवोल्यूशन को एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल से मैं स्टार्ट करूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? कल से होगा स्टार्ट, तो आज हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है? और मैं आपसे लिखने के लिए मैं आपको घर पे दे दूंगा, ठीक है? आप घर पे जाके आराम से लिखते रहना। और दूसरा होगी, अभी ऐसा हुआ था कि आपकी बीच में छुट्टी भी हुई थी, जो 1 तारीख को भी हो गई, वो भी क्लास आपकी बहुत चली गई, ठीक है? और एक दिन शनिवार टेस्ट था, उस दिन भी क्लास चली गई हम लोगों की। तो इस वजह से कल से मैं स्टार्ट करूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है? और हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे, और ये वाला चैप्टर आज फिनिश करेंगे, ठीक है? आरती दीपावली मना नहीं, आरती दीपावली हो गई। बच्चे कह रहे हैं पता ही नहीं लगे 5 दिन कहाँ हो गए हैं। ऐसे भी लोग होंगे ना जिन्हें 5 दिन पता ही लगे कहाँ चले गए। अब मैं सोच रहा था कि इतवार कब आएगा, संडे कब आएगा, जिससे मंडे को मैं क्लास में चला जाऊँ। अब बेटा आप पढ़ाई वाले जोन में आ जाओ,
क्योंकि अभी आपको पढ़ाई करनी है डेली, ठीक है। देखो एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, जो हम लोगों ने अभी तक इवोल्यूशन में पढ़ा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब सभी लोग शांत हो जाओ बेटा। देखो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो था इवोल्यूशन। हम लोगों को ये समझना था कि आज हम लोग आपको बताए धरती पे नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी ज्यादा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ये धरती कैसे बनी, यहाँ पे कैसे इतना विकास हो गया और आज हम लोग इतने सक्सेसफुल हो गए कि मुझे लगता है कि ह्यूमंस के हाथ में सब कुछ है। अगर देखा जाए तो सब कुछ ह्यूमन के हाथ में है ना। तो ये कैसे करके हमारा इतना माइंड डेवलप हुआ, ब्रेन डेवलप हुआ, कैसे हम लोग बंदर से इंसान बने और हमारे एंसेस्टर कौन रहे होंगे और हम लोगों का जो एवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है। मेनली हम इस चैप्टर में एक तो समझ रहे थे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता है बेटा कि सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये बताया गया था कि यूनिवर्स था, ये क्या था, यूनिवर्स था। वहां पे क्या हुआ, विस्फोट हुआ होगा ये, और विस्फोट होके गैलेक्सी बनी, क्या बनी, गैलेक्सी बनी। और यहाँ पे उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा। तो आप लोगों को पता है उस टाइम गैसेस थी कुछ, तो मैंने आप जैसे कौन कौन सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब थी। इसके बाद क्या हुआ, हल्के हल्के करके साइंटिस्ट ने बताया यहाँ पे क्या हुआ होगा, केमिकल इवोल्यूशन। क्या हुआ होगा, अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी थी इवोल्यूशन को लेके। तो कुछ ने कहा कि जो धरती है वो गॉड के द्वारा क्रिएट की गई है, बनाई गई है। किसी ने कहा कि नॉन लिविंग से बनाए, किसी ने कहा लिविंग से बनाए, सही है। ये सब कुछ साइंटिस्ट आए थे, जैसे मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। जैसे पहली थ्योरी कौन सी थी बेटा, कि उन्होंने कहा था कि ये जो धरती बनी है उसमें वो भगवान के द्वारा बनाई गई है, गॉड के द्वारा, हाँ, स्पेशल क्रिएशन हुआ है। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, अगर भगवान बनाते तो इवोल्यूशन होता ही नहीं। और हर जगह पे हर स्पीशीज होती, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। कुछ जगह स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है, कुछ जगह क्या है, स्पीशीज रिचनेस बहुत कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे मिलर, कौन थे, मिलर। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था कि कैसे करके प्रोकैरियोटिक सेल बनी होगी। क्योंकि उनके पास देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले सबसे पहले एटम्स थे, उसके बाद इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और हल्के हल्के क्या बने, कोइसरवेट्स मैंने कहा। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल बनी होंगी, उसके बाद क्या बना होगा, यूकैरियोटिक सेल बनी होगी। तो हम लोगों ने देखा दो साइंटिस्ट थे, ओपेरिन और हेंडेल, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, केमिकल थ्योरी। क्या दी थी, केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बताया था उनको, केमिकल इवोल्यूशन बताया था। उन्होंने बताया कैसे करके प्रोकैरियोटिक सेल बनी, उसके बाद कैसे बनी यूकैरियोटिक सेल। उसको मिलर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद मैंने आपको एविडेंस बताए थे कि क्या क्या धरती पे ऐसे एविडेंस है जिससे बताया जा सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, एवोल्यूशन हुआ होगा। जैसे सबसे पहला जीवाश्म, आपको पता है फॉसिल्स मिलते हैं धरती पे, तो वो भी किसका प्रूफ होते हैं कि यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है। जैसे अगर आज से करोड़ों साल पहले ह्यूमंस का अगर स्केलेटन मिले तो देखा गया था कि आज के स्केलेटन में और पहले के स्केलेटन में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो हमें पता लगता है इस बात से कि कहीं ना कहीं धरती पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। दूसरा मैंने एविडेंस बताया था होमोलॉजी और एनालॉजी। मैंने कहा था बहुत सारे एनिमल्स के ऐसे फोर लिम्ब देखे गए जिनके पास जो बोन्स थी वो सेम थी। जैसे चीता हो गया, इसके बाद तुम्हारा व्हेल मछली हो गई, इसके बाद देखें ह्यूमंस हो गए, ठीक है। इनके फोर लिम्ब जो होते हैं चमगादड़ के पंख हो गए, उनके फोर लिम्ब में जो बोन्स होती हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फैलेंजस, जितनी हम लोगों में होती हैं उतनी ही उन लोगों में होती हैं। तो इसका मतलब इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर होंगे, पूर्वज होंगे, वो सेम रहे होंगे, है ना। और हम लोग कहाँ क्या हुए, जिसका जैसा काम था उसने अपने आप को वैसे एडॉप्ट कर लिया और हल्के हल्के वो वैसे ही स्ट्रक्चर उसका बन गया। जैसे आपको बताया चीता का पैर दौड़ने का काम आता है, सही है। आदमी का हाथ क्या करने का काम आता है, होल्ड करने में, किसी को पकड़ के रखने में। तीसरा मैंने बताया था व्हेल होता है, स्विमिंग करने में काम आता है। तो उसी हिसाब से क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है और सबने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया। इस इवोल्यूशन को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, मैंने कहा था जो होमोलोगस ऑर्गन के द्वारा होता है उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन क्या हो, अलग अलग। समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके बाद एनालॉजी मैंने बताया था, इसका फंक्शन क्या हो, सेम हो, ओरिजिन क्या हुआ हो, अलग अलग, उन्हें बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं, और इनसे जो इवोल्यूशन होता है वो होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। ये सब हमने देखा था। इसके बाद मैंने डार्विन फिंचेस के बारे में बताया था आपको। एक चिड़िया होती है जो गैलापागोस आइलैंड पर रहती है, अलग अलग उसकी चोंच का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने बताया था एम्ब्रियोलॉजी। मैंने क्या बताया था, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अगर हम करें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि हमने देखा जैसे मैमल्स है कोई,
एप्स है, रेप्टाइल्स है, उन सबका अगर एम्ब्रियो की स्टडी करोगे तो सेम से ओरिजिन हुआ है सबका। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि हम सबके एंसेस्टर क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे, सही है किसी टाइम। इसके बाद हमने देखा अगला देखा हमने बायोजियोग्राफी। मैंने कहा था आप लोगों को कि जब हम इक्वेटर पे होते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन पोल्स पे क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कि इवोल्यूशन होता है तभी तो ऐसा होता है कि जहाँ पे मौसम अच्छा, जहाँ पे हैबिटेट अच्छा, जहाँ पे सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर, वाटर सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ज्यादा एनिमल्स यानी कि स्पीशीज सर्वाइव कर रही होंगी, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे कम रही। जैसे मैंने कहा था पोलो पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे स्पीशीजनेस बहुत कम होगी, डायवर्सिटी बहुत ना के बराबर होगी बिल्कुल। और अगर हम इक्वेटर की बात करें तो स्पीशीजनेस कितनी ज्यादा है, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं इक्वेटर पे रहते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना ज्यादा स्पीशीज बायोडायवर्सिटी है, समझ गए आप लोग। तो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है, समझ गए आप लोग। इसके बाद मैंने कहा था केमिकल एवोल्यूशन के यहाँ केमिकल एवोल्यूशन हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल बन गई, यूकैरियोटिक सेल बन गई। और ये बात सही थी बेटा कि हमेशा एक बार अगर यूकैरियोटिक सेल बन गई उसके बाद आपको बताया सेल से सेल बन सकती है, और लगातार सेल से सेल बनी होंगी, कहीं ना कहीं हल्के हल्के क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। और ये एवोल्यूशन एक साल का नहीं है, न एक महीने का है, ये करोड़ों अरबों सालों का है, समझ गए आप लोग। जैसे यूनिवर्स की अगर एज की बात करें तो आपको बताया 20 बिलियन ईयर से, वो मैंने बताया था आपको। इसके बाद जो हमारी धरती बनी वो कब बनी बेटा, 4.5 बिलियन ईयर से हो। उसके बाद धरती बनने के पहली जो नॉन सेलुलर लाइफ थी वो देखी गई थी 500 मिलियन साल बाद। सोचो कितना बड़ा ये डिफरेंस है, 500 मिलियन साल बाद, समझ गए। तो ये इवोल्यूशन एक दिन का नहीं है, ये करोड़ों सालों अरबों सालों का जो इवोल्यूशन हो रहा है लगातार। और आज हम देखो कैसे इंसान बन गए, ह्यूमंस बन गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इवोल्यूशन हमने यही पढ़ा। इसके बाद हमने देखा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या देखा, ऑर्गेनिक का मतलब होता है सिंपल सा कि अगर एक बार सेल बन गई, एक बार स्पीशीज बन गई, लेकिन उसके बाद फिर लगातार बायोडायवर्सिटी कैसी हुई। तो दो साइंटिस्ट थे, एक थे डार्विन और एक थे लैमार्क। लैमार्क की थ्योरी को बोलते हैं लैमार्किज्म और डार्विन की थ्योरी को बोलते हैं डार्विनिज्म। इन्होंने अपना अपना मत दिया, इन्होंने बताया जैसे कुछ लैमार्क जो थे साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम ऑर्गन का किसी का यूज करें या डिसयूज करें उससे इवोल्यूशन होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर इंटरनल वाइटल फोर्स, मैंने कहा था अंदर से एक चाहत होती है किसी चीज को चेंज करने की, तो वो हो जाती है, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बेसमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया, उसकी 22 जनरेशन तक पूंछ काटी, लेकिन पूंछ कटा हुआ चूहा पैदा नहीं हुआ, समझ गए आप लोग। इसके बाद आए लैमार्क, वो डार्विन आए। डार्विन का मानना थोड़ा अलग था, उन्होंने कहा कि जब कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है यहाँ पे, तो जो स्पीशीज होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में स्ट्रगल करती हैं सर्वाइव करने के लिए, और उससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। क्या होता है, या तो कोई नेचुरल सिलेक्शन हो, नेचर सेलेक्ट करता है तब इवोल्यूशन होता है। उन्होंने ये सब बताया था, काफी सारे उन्होंने बातें बताई थी, और जिससे आप लोगों को यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को डाउट है, एक बार देखने जल्दी से, किसी कोई पूछना हो मुझसे तो। इसके बाद हम लोग बात अगले बढ़ेंगे। और बेटा आज ये चैप्टर खत्म करना है हम लोगों को, ठीक है। आप लोग फोटो लेते रहना, घर पे आराम से बैठ के देख लेना। हम लोग यहाँ पे थे बेटा, जैसे देखो लैमार्क ने क्या बताया था। लैमार्क की अगर हम बात करें, हम लोग पढ़ रहे थे म्यूटेशन थ्योरी। क्या पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था म्यूटेशन थ्योरी में, म्यूटेशन का जानते हो हम लोग क्या होता है। अभी आपने जेनेटिक्स नहीं पढ़ा है, वरना आपको म्यूटेशन बहुत अच्छे से आता होगा। मैंने आपको कहा था जब डीएनए होता है, एक बार समझ लो, डीएनए होता है, डीएनए उसमें आप लोगों को पता है डीएनए डिसाइड करता है, और डीएनए पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा फंक्शन होगा, कौन सी टाइप की प्रोटीन बनाई जाएगी। और बेटा जीन क्या होता है, डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी एक फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, उसे क्या बोलते हैं, जीन। और आपको पता है अगर हम और अंदर जाएं तो डीएनए होता है, उस पर नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, जिसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन लगे होते हैं सीक्वेंस में। और आपको पता है 3 नाइट्रोजनस बेस से एक बनता है कोडोन। क्या बनता है, कोडोन। और कोडोन, कोई भी कोडोन किसी भी अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर मान लिया AUG है सीक्वेंस में
और उससे अगर मेथियोनिन कोड हो रहा है तो मेथियोनिन ही होगा, दूसरा कोई। तो अब आपको बताया बेटा अमीनो एसिड की चैन से जो प्रोटीन होती है, जैसा चैन बन जाएगा अमीनो एसिड का वैसे ही प्रोटीन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर अब म्यूटेशन का मतलब होता है कि हमारा जो डीएनए सीक्वेंस है, जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है डीएनए में, उसमें कोई हट जाए, या तो कोई ऐड हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। अगर एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो गया तो क्या बताओ, कोडॉन चेंज हो जाएगा, और जब कोडॉन चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? अमीनो एसिड। और अगर एक अमीनो एसिड चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूरी प्रोटीन क्या हो जाएगी? चेंज। समझ गए आप लोग? वही होता है म्यूटेशन। क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, म्यूटेशन से भी क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो कभी भी एवोल्यूशन नहीं होगा। कुछ ना कुछ चेंजेस जो आते हैं वो हमेशा किससे आते हैं? म्यूटेशन से। तो म्यूटेशन ये बताता है, समझ गए आप लोग, दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट, एक होता है फ्रेम शिफ्ट। हम लोग जेनेटिक्स में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। पॉइंट का मतलब होता है कि एक नाइट्रोजन बेस जाए, उसकी जगह पे दूसरा आ जाए, और फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है एक चला जाए या तो पूरी तरीके से, या फिर आ जाए। समझ गए आप लोग? तो ये आपको अगर लग रहा है कि सर म्यूटेशन अभी सही से समझ नहीं आया, तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, जेनेटिक्स में डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? म्यूटेशन का मतलब होता है सिंपल सा नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में कोई भी चेंजमेंट, क्या कहलाता है? म्यूटेशन। और आपको बताया जब अब एक बार बताओ बेटा, अगर मैं डीएनए की बात करूं किसी भी स्पीशीज का, चाहे वो एलिफेंट हुआ, चाहे वो डॉग हुआ या काऊ हुई, ठीक है, कुछ भी हुआ, आप लोग ये बताओ मुझे, क्या डीएनए सबका अलग अलग होता है? डीएनए सबका सेम होता है, बस डिफरेंस होता है सीक्वेंस में, यानी कि नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस कैसा है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो 99.9% हम लोगों का सबका डीएनए सीक्वेंस क्या है? सेम। ओनली 0.1% है जिसमें हम लोगों में, जिससे हम लोगों में इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो अलग अलग एनिमल्स का जो डीएनए नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है वो अलग अलग है। बल्कि मैं ये कहूंगा धरती पे सारे जितने भी लिविंग्स हैं, ध्यान सुनना, सारे लिविंग्स हैं, हर किसी में 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। हर किसी में जो अमीनो एसिड जिस कोडॉन से कोड होता है हर किसी लिविंग में होता है। ऐसा नहीं खाली हमारी बात हो रही है, चाहे वो चूहा हुआ चाहे वो एलिफेंट हुआ। जैसे AUG अगर मेथियोनिन कोड हो रहा है तो सब में होगा, ना कि हम में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोडॉन जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब पूरी धरती, सभी लिविंग में, ठीक है? ये हम लोग डिटेल में बात करेंगे जेनेटिक्स में, लेकिन अभी आपका जेनेटिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा आपको म्यूटेशन के बारे में कंफ्यूजन रह रहा होगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको, ठीक है? कोडॉन जब भी चेंज होगा तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, और अमीनो एसिड चेन में अगर चेंज हो गया तो हमेशा प्रोटीन क्या हो जाएगी? चेंज। और प्रोटीन का मतलब ही होता है, मैंने कहा था 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में, और बेटा 20 टाइप के अमीनो एसिड से हजारों करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बनती है। इसका सिंपल सा मतलब मैं सिंपल भाषा में बताऊं, आप लोग पता है 26 लेटर होते हैं खाली, और दुनिया के बताओ कोई सा भी नाम बना दो 26 लेटर से है, चाहे कार हुआ, चाहे फैन हुआ, चाहे स्टूडेंट हुआ, कुछ भी सही। अब कैसे बनाए बताओ? किसी में कोई अक्षर पहले है, किसी में अक्षर बाद में है, कोई दूसरे नंबर पे है तो कोई तीसरे नंबर पे। अगर आप जैसे कार है समझ लो, अगर उसका सी निकाल दो क्या बचेगा? लिखा हुआ नहीं बचेगा। ऐसा ही सिंपल सा यही फंडा है हमारी प्रोटीन बनने में। 20 टाइप के अमीनो एसिड से दुनिया की जितनी भी प्रोटीन है सब बन रही है। अगर तुमने 20 चैन में एक भी अमीनो एसिड हटा दिया तो वो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, और सीक्वेंस बिगड़ जाएगा तो आपको या तो डिजीज होगी कोई, या आपको कोई, जैसे आपने नाम सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, सुना है? सब बच्चों ने सुना होगा। वो आपको पता है पॉइंट म्यूटेशन में से होता है, यानी कि वहां पे एक हट जाता है और दूसरा आ जाता है, सही है? और अगर वो आ जाता है समझ लो एक ही तो बढ़ता है खाली, और उसमें क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती है। तो म्यूटेशन से फायदा तो है भाई, वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन आएंगे तो डिफरेंस आएंगे, हम चेंज होंगे, लेकिन बेटा म्यूटेशन से कभी कभी डिजीज भी जाती है। समझ गए आप लोग? तो म्यूटेशन समझ गए, म्यूटेशन थ्योरी क्या है, ठीक है? अगले देखो, अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या आता है? मैं आपको समझा रहा हूँ खाली, आप लोग बस देखो खाली, ठीक है? अच्छा आप लोग बताओ, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जानते क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है नेचर के द्वारा। अब नेचर जब कोई चीज सेलेक्ट करती है तो उसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ये 3 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप हो सकता है? 3 टाइप का। एक तो देखो यहाँ पे 3 ग्राफ बने हुए हैं, जैसे अगर हम बात करें तो एक तो होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, नाम से पता लग रहा है। जैसे आप लोग बताओ, ये पीलीभीत है, यहाँ पे ना तो कभी बाढ़ आए, भाई इन्वायरमेंट कोई धोखा ही नहीं दे रहा है हम लोगों को, ना अब ना भी दे, ठीक है? ना तो कभी बाढ़ आए, ना कभी यहाँ पे सूखा पड़े, जैसा मौसम चल रहा है लगातार वैसे चलता रहे, तो क्या यहाँ पे एवोल्यूशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम एवोल्यूशन का मतलब सिंपल सा होता है, जब कुछ चेंज इन्वायरमेंट के द्वारा चेंज हो तो उसे बोलते हैं नेचुरल
जैसे जिराफ के केस में था, आप लोग बताओ, जब नीचे के पत्ते खत्म हो गए थे पेड़ के, तभी तो बेटा जिराफ ने गर्दन लंबी ऊंचा करना चाहा, और जिराफ की गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। अब आप लोग बताओ, अगर वहां पे नीचे के पेड़ खत्म ना होते तो क्या एवोल्यूशन होता वहां? नहीं होता ना। तो पहला जो टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है वो होता है स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग मतलब होता है जहां पे इन्वायरमेंट अनचेंज रहे, मतलब कोई भी चेंजमेंट स्थिर, हाँ कांस्टेंट मतलब ये होता है स्थिर रहना, हमेशा वैसा ही रहे, ठीक है, तो कोई भी एवोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा बेटा या तो ऐसा होगा डायरेक्शनल। डायरेक्शन का मतलब होता है या तो नुकसान में, नुकसान का मतलब यह है या तो एक डायरेक्शन में होगा, या तो मतलब फायदा होगा या फिर क्या होगा, नुकसान होगा, लेकिन इवोल्यूशन उस केस में होगा। और दूसरा होता है डिसरप्टिव। कौन सा होता है बेटा? डिसरप्टिव का मतलब है कि दोनों तरफ इर्रेगुलर, मतलब एक बार फायदा हो गया फिर एक बार क्या हो गया, नुकसान, फिर फायदा हो गया फिर नुकसान, उसको क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव। आप लोग बताओ तीन टाइप के चांस हुआ है इन्वायरमेंट से। पहला क्या चांस है, कांस्टेंट रहे, सही है, इन्वायरमेंट चेंज ही ना हो। दूसरा डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन हो, या फिर डिसरप्टिव का मतलब दोनों डायरेक्शन। समझ गए आप लोग? तो ये तीन टाइप से नेचर सेलेक्ट करता है। अब हम लोगों के यहाँ अगर अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, तो अभी तो हम लोगों को क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप लोग उसी बात सुनो, अभी कोरोना आया था, क्या आया था, सपोज मानो कोरोना, ऐसे मान लो कि इन्वायरमेंट के द्वारा आया है, वैसे मेरा चाइना था लेकिन हम लोग चाइना का नाम नहीं लेंगे, हम ऐसे मान लो कि ये नेचुरल सिलेक्शन है, क्या है, कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है इसलिए बोल रहा हूँ, कम हो जाए, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ उसमें कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, डिसरप्टिव या पहला वाला, बताओ। डिसरप्टिव अगर होता तो आदमी बहुत मरते, तो डिसरप्टिव होता, डायरेक्शनल होता या स्टेबलाइजिंग होता? बेटा डायरेक्शनल होता, क्योंकि हमें नुकसान ही हो रहा था, उससे कौन सा फायदा होता, यानी कि जनसंख्या हमेशा कमी होती नहीं होती। तो समझ गए नेचुरल सिलेक्शन कैसे करता है। तो इसके तीन टाइप होते हैं, ठीक, टाइप ध्यान रखना, बस बात खत्म। एक ही लाइन ध्यान रखना, स्टेबलाइजिंग नाम से ध्यान रखना, स्थिर रहता है जब, तो यहाँ पे सिंपल सा होगा, ऑपरेट इन कंटेंट और अनचेंजिंग इन्वायरमेंट। जब क्या हो, इन्वायरमेंट अनचेंज रहे, और अनचेंज नहीं रहेगा तो वहां पे हमेशा जो एवोल्यूशन होगा ही नहीं, कोई स्टेबलाइज रहेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है बेटा, डायरेक्शनल। कौन सा है, अब यहाँ से कह रहा है, देखो ये देखो बेटा, बोलो मत, कह रहा है डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑपरेट व्हेन एनवायरनमेंट इज चेंजिंग इन वन डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन हो, एक डायरेक्शन हो, तो उसी की तरह होता रहेगा लगातार, ठीक है। जैसे जिराफ के केस में था, एक बार बताओ, जिराफ के केस में ये था कि लगातार जो नीचे के पत्ते खत्म हो रहे थे, तो वो भी एक डायरेक्शन में हो रहा था, और इसीलिए क्या हुआ कि जिराफ की गर्दन हमेशा कैसी रही, लंबी हो गई। समझ गए? अगर ऐसा होता, मान लिया कि पहले क्या होता, पत्ते खत्म हो जाते, उसके बाद नए प्लांट फिर से आ जाते, और फिर से आ जाते, उसका मतलब गर्दन क्या हो जाती, फिर छोटी जाती, ऐसा नहीं हुआ था। अगले कौन सा है बेटा, डिसरप्टिव, यानी कि यहाँ कह रहा है डिसरप्टिव सिलेक्शन ऑपरेट व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब होता है कुछ पार्ट ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोटो लॉन्च कर ले जल्दी से, चल आगे बढ़ते हैं। किसकी, डीडीटी, इसकी वो होती है, अरे जो डीडीटी लगाने आता है इंसेक्ट को, ये दवाई है, ये डाई है, कुछ है, हाँ डाई था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अरे देख रहे बोल देख रहे डीडीटी को, हाँ ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अरे दवाई टाइप होती है डीडीटी, देख लिया हम लोगों ने, लिख लिया। अब देखो अगला टॉपिक हमारा कौन सा आता है, बोलो मत बेटा, अगला टॉपिक हमारा आता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, सही है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। यहाँ पे क्या है, सुनो, ये समझाऊं मैं, एक ही बार में समझा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल भाषा। देखो इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा। ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है वो सुनो, देखो ये कहता है प्रिंसिपल, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लिया कोई ये क्या है, एक एरिया है, क्या है बेटा, एरिया है, सही है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि अगर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सही है, और इस एरिया से कोई अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमेशा कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। सिंपल भाषा मैंने आपको बता दिया। इनका मानना ये था कि
अगर कोई एरिया है, गिवन एरिया है, उससे अगर कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई भी अंदर नहीं आएगा तो वहां पे इवोल्यूशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। वहां पे इवोल्यूशन नहीं होगा। और ये बात इनकी सही थी। आप लोग खुद बताओ बेटा, अगर आप लोग जैसे सपोज मानो किसी कोई ऐसा देश जहाँ पे घंटे लोग रह रहे हैं, खाली कैसे लोग रह रहे हैं, अगर उन्हें लंबे लोगों को लाना है तो भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वहां के एरिया के लोग बाहर तो जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन अंदर आए उस एरिया में, है ना। और वहां पे क्या करें? शादियां करें और उसके बाद हल्के हल्के बच्चे लंबे पैदा होने लगेंगे, तो ये क्या हुआ? एवोल्यूशन। समझ गए? इन्होंने सिंपल भाषा में ये कहा था जो मैंने बताया अभी आपको कि यहाँ पे सिंपल सा तरीका है। इन्होंने कहा था कि जब, अब इनकी भाषा में बताऊंगा अभी कैसी है, सही है। इन्होंने कहा जब कोई किसी एक एरिया होता है वहां पे एलिक फ्रीक्वेंसी जब तक चेंज नहीं होती है, एलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब हमारा जीनोम, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक एवोल्यूशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वहां पे एवोल्यूशन नहीं होगा। समझ गए आप लोग? ये क्लियर हुआ? अब देखो इन्होंने क्या कहा, लाइनें पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल भाषा में देखो क्या लिखा है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एलिक फ्रीक्वेंसी, एलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब जीन्स या जेनेटिक मटेरियल, कह रहा है इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, क्या कह रहा है? आर स्टेबल एंड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज, इसे बोलते हैं जीन पूल। क्या बोलते हैं? और कह रहा है दैट इज टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इन्होंने ये बताया सिंपल भाषा में कि बेटा अगर कोई पॉपुलेशन है, क्या है, अगर वो कांस्टेंट रहती है, वहां के लोग वहीं रहते हैं, ना कोई अंदर आता है ना कोई उस एरिया के बाहर आता है, तो हमेशा वहां पे जेनेटिक मेकअप रहेगा, वो सेम नहीं रहेगा क्या? आप लोग खुद बताओ। तभी तो हमेशा, मैंने एक बार आपको शायद बताया था, नहीं बताया था, या बताऊंगा अभी आपको अगले, हाँ जब जेनेटिक्स में बताऊंगा आपको, मैं ये बताऊंगा कि कभी भी जो शादियां होती है, शादियां वो हमेशा थोड़ा दूर से करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपने रिलेशन में कर लिया। रिलेशन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन जो होता है वो सेम रहता है, और सेम रहता है इसका मतलब जेनेटिक मेकअप क्या रहता है? सेम। अगर उस घर में पागल है तो सब पागल ही बच्चे होंगे हमेशा। इसीलिए थोड़ा सा जो जेनेटिक मेकअप होता है उसे चेंज करना चाहिए, और इसीलिए क्या आता है? एवोल्यूशन आता है। क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस आते हैं, यानी कि सारी थोड़ी डिस्टेंस से करनी चाहिए। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे देखो इन सिंपल भाषा में इन्होंने ये कहा है बेटा, एक कोई एरिया है, अगर वहां पे पॉपुलेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो वहां पे ये कह रहे हैं कि वहां का जेनेटिक यानी कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी या जेनेटिक पूल वहां पे क्या रहेगा? सेम, कांस्टेंट रहेगा, और इसी को बोलते हैं बेटा एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। समझ गए आप लोग? एलिलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मेकअप, जो डीएनए है वो। दूसरी बात सुनो, अब यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ कह रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब आप लोग बताओ, जहां पे एवोल्यूशन नहीं हो रहा है उसी को तो बोल रहे हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो उसको ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे? आप लोग खुद बताओ। पहला, जैसे मैं कहता हूँ माइग्रेशन, क्या बोल दूं? कोई वहां से चला गया, या वहां पे ई माइग्रेशन मतलब, या इमाइग्रेशन यानी कि कोई चला गया फिर आ गया, तो बताओ क्या वो अफेक्ट नहीं करेगा हार्डी-वेनबर्ग को? दूसरा म्यूटेशन, क्या बताओ अफेक्ट नहीं करेगा? ये फैक्टर हो गया ना। तीसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि वो भी एक म्यूटेशन टाइप का होता है, वो भी क्या हो गया? क्या अफेक्ट नहीं करेगा? या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन, अगर नेचर ही सिलेक्शन करे तो वो भी क्या करेगा? अफेक्ट करेगा किसको? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। पहला दिया है बेटा जीन माइग्रेशन, सिंपल बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या करेगा? अफेक्ट किसको? हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को, यानी कि वहां पे कभी भी एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, अगर वहां कोई माइग्रेशन करेगा तो वहां पे क्या हो सकता है? एवोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक जो पूल होगा, यानी कि या मैं बोल सकता हूँ जेनेटिक मेकअप होगा, वो क्या होगा? चेंज होगा। दूसरा देखो बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसका मतलब भी ये होता है कि जब चेंज अकरिंग इन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका मतलब भी होता है जेनेटिक मेकअप हमारा क्या हो जाए? चेंज हो जाए किसी वजह से, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तब भी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का चेंज नहीं होगा, होगा ना। तीसरा म्यूटेशन, मैंने बताया था आपको म्यूटेशन के बारे में। अब आप लोग बताओ, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ये कह रहा है बेटा कि जब एक एरिया है वहां पे हमेशा वही लोग रह रहे हैं और वहां पे कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, एवोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो उसको बोल रहे हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब वो लोग अंदर बाहर चलो नहीं गए मान लिया, लेकिन अगर वहां के लोगों में म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया? तब भी तो एवोल्यूशन आएगा,
आएगा ना। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये फैक्टर अफेक्ट कर रहा है किसको, हार्डी मेनबर इक्विलिब्रियम को। अगले देखो बेटा, कह रहा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये भी आपको जेनेटिक समझ में आएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब सिंपल सा होता है, लिंकेज वगैरह आपको पता है, ध्यान है किसी बच्चे ने पहले पढ़ा होगा जेनेटिक्स, लिंकेज। लिंकेज होता है, ये क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। हमने देखा था ऐसा होता है बेटा, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। मैंने कहा था लिंकेज क्या होती है, जब कोई एलील किसी होमोलोगस क्रोमोसोम पे पास पास होते हैं, सही है, तो वो आपस में लिंकेज शो करते हैं। क्या शो करते हैं? यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर बच्चों में ज्यादा दिखता है, क्या दिखता है। और जब वो दूर दूर होते हैं तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन होता है वेरिएशन आते हैं किसमें, बच्चों में। जैसे आपने देखा होगा कोई दोस्त होते हैं 3-4, अगर 7-7 दोस्त हैं तो एक काम कोई करेगा दूसरा जरूर करेगा, और अगर एक काम कोई नहीं करेगा तो दूसरा नहीं करेगा। वो क्या शो करते हैं, लिंकेज। अब आप लोग बताओ, एक ये लड़की बैठी है, अब इसकी लिंकेज ऐसा ना आरती हो जाएगी, भाई वो कुछ काम कर रही है, कुछ कर रही है। अब आरती वर्षा की हो सकती है, क्योंकि ये दोनों लिंकेज शो कर रहा है ना, एक काम जो करेगा वो दूसरा कर सकता है, लेकिन दोनों की वो नहीं शो करती है। इधर देखो, तो मैं बोल रहा हूँ लिंकेज रिकॉम्बिनेशन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है जहां रिकॉम्बिनेशन हो वहां पेरेंटल कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं बच्चों में, तो वहां क्या आते हैं, वेरिएशन। क्या आते हैं? अगला बेटा कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन। क्या कह रहा है? तो आप लोग सिंपल सा ध्यान रखना, अभी बता दे रहा हूँ बेटा, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा 100% फैक्टर अफेक्टिंग कौन है हार्डी मेनबर इक्विलिब्रियम के, कौन कौन से हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, जीन माइग्रेशन, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा म्यूटेशन, चौथा रिकॉम्बिनेशन और पांचवा बस। अगर ये चीजें हो रही हैं तो वहां पे इवोल्यूशन हमेशा हो सकता है। समझ गए बेटा? ठीक है। इसके फोटो लेते रहो बेटा, ये लिख देना घर पे जाके। आप लोग वरना किताब पढ़ोगे बहुत बेकार लगेगा पढ़ते हो। अब थोड़ी मेहनत से पढ़ाई कर जाओ, दीपावली कर ली, पढ़ा के छोड़ दी सब लोगों ने हैं? क्या CHO की ये क्या होता है? नर्सिंग वालों की। तो सही है, हमारी पर्सनल आ रही है, इसी का नाम बता दो। और सबसे ज्यादा फायदा बेटा डॉक्टर बनने में, ध्यान रखना, इसीलिए पढ़ाई करने का। तो मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, मैं थोड़ा सा जल्दी नहीं कर रहा हूँ बेटा, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कल से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और मैं क्योंकि अभी आपको छुट्टी हो गई परसों भी, और जो क्लास थी आपकी और उससे पहले भी टेस्ट था तब भी क्लास थी आपकी, तो दो तीन लेक्चर भी चल रहा है अभी, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सोच रहा हूँ जल्दी कर। यहाँ पे देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान समझो आप लोग, ठीक है? अपना माइंड में क्या करो यहाँ पे, ठीक है? सब कॉन्शियस माइंड नहीं लेके आओ, इधर उधर मत घुमाओ। यहाँ पे देखो, मैंने ये बताया हार्डी मेनबर्ग इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल क्या कहता है। मैंने कहा उसका मतलब यह है कि जब कोई एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज किसी एरिया की नहीं होती है, तो हमेशा वहां पे जो मैं बोल सकता हूँ कि जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज नहीं होगा। और जब जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होगा तो बताओ क्या वहां पे एवोल्यूशन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये कहते हैं कि वहां पे जो इक्विलिब्रियम रहेगा, सही है, यानी कि एवोल्यूशन चेंज वहां पे नहीं होगा और कांस्टेंट ही रहेगा, जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे हमेशा। समझ गए आप लोग? अब फैक्टर कौन से हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं उसको, हार्डी मेनबर्ग इक्विलिब्रियम को? पहला कौन सा था? जीन माइग्रेशन। मैंने कहा था जब कोई जाए वहां से या फिर आए तब ऐसा हो सकता है, चेंज हो सकता है इक्विलिब्रियम। दूसरा मैंने कहा था क्या बेटा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा क्या मैंने बताया था? म्यूटेशन। चौथा बताया रिकॉम्बिनेशन और पांचवा बताया नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे किसको? हार्डी मेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ध्यान रखो, वेरिएशन आना बहुत जरूरी है, और जब वेरिएशन आते हैं तो हमेशा क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। और वेरिएशन देखो, एक बार बताओ, एक बात और सोचो, जेनेटिक मेकअप हमेशा चेंज होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात होती है। इससे पता है क्या फायदा होते हैं? देखो, पहला फायदा ये होता है, अगर किसी पेरेंट्स है या कोई पेरेंट्स हैं, उनको अगर किसी को मेल या फीमेल में से किसी को जेनेटिक डिजीज है, सही है, उस केस में भी हमेशा अगर जेनेटिक मेकअप चेंज होगा तो उसमें क्या आएंगे? चेंजमेंट आएंगे। क्या आएंगे? चेंजमेंट। क्योंकि आप लोगों को ये तो जानते ही हो, डीएनए जैसा फादर का मदर का होता है वैसे ही बच्चा होता है, ये तो बच्चे में वही जाता है। तो इसका मतलब जेनेटिक मेकअप चेंज होना बहुत जरूरी है।
जिससे थोड़ा बहुत एवोल्यूशन आए आने वाली जनरेशन में, जनरेशन टू अगली जनरेशन। हमेशा चेंजमेंट आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और इसमें एक ही चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। हमारा माइंड सेटअप चेंज होता है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, इंटरनल एक्सटर्नल सारा कुछ चेंज होता है, समझ गए आप लोग। तो वो होना बहुत अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इंडिया में रह रहे हो वेस्ट इंडीज शादी कर लो, ये नहीं करना। लेकिन हाँ थोड़ी डिस्टेंस से करना, जिसमें तुम्हारा कोई खून का रिश्ता ना हो तरीके से आगे कैसा हो। बेटा अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन थ्रू एज। रेंज कितनी होनी चाहिए? कितनी रेंज कितनी होनी चाहिए? रेंज कितनी होनी चाहिए? अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ लगभग मेरा मतलब रेंज से मतलब नहीं है, मोहल्ले से कर लो मेरा मतलब बेटा इससे है कि आपका खून का रिश्ता ना हो, रिलेशनशिप में ना हो, इससे एवोल्यूशन नहीं होगा बच्चों में। जैसे मम्मी रिलेशन का मतलब है मम्मी के रिलेशन में ना हो और फादर के रिलेशन ना हो। ऐसा नहीं बुआ मामा या उनके मामा के मामा या उनका मामा का बुआ की लड़की हो तो नहीं करना, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब बेटा बोलो तुम्हारा मतलब इससे क्या होता है करना, वो मुझे मैं नहीं कर रहा हूँ कि शादी ना होती है तो करो ना, कर लेना ना होती तो। दूसरा ध्यान रखना है आपको कि बच्चों में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ बस। जेनेटिक मेकअप हमारा सेम रहेगा। अब अगर सोचो पेरेंट्स कैसे हैं उसी हिसाब से बच्चा रहेगा तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा उसका चेंजमेंट होना चाहिए ना मेकअप का, जेनेटिक मेकअप। इधर देखो अब हम लोग अगले पढ़ते हैं बेटा, जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है एवोल्यूशन थ्रू एज। यानी कि जैसे धरती बनी, या देखो बेटा बात मत करो, धरती बनी धरती के हिसाब से कौन कौन से भाई लगातार एज साल बढ़ रही है ना। जैसे 4.5 बिलियन ईयर से आया धरती बनी, 4 बिलियन ईयर से वो हमने देखा लाइफ को देखा, इसके बाद 3 बिलियन ईयर से वो हमने सेलुलर लाइफ को देखा, 2 बिलियन ईयर वो फिर 1.5 बिलियन ईयर से वो हमने यूकैरियोटिक सेल को देख लिया। इसको अगर हम एरा में डिवाइड कर लें, किसमें डिवाइड कर लें? एरा का मतलब जानते क्या होते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ जो शताब्दी होती है, ये वाली शताब्दी, ये वाली शताब्दी, ये वाली शताब्दी, ऐसे हमने सारे को एरा में डिवाइड कर लिया। और एरा में क्या अंदर होते हैं? पीरियड्स। क्या होते हैं? पीरियड्स का मतलब होता है जैसे मैं अगर बोलूं कि आज इतनी तारीख है, आज ये चेंज हुआ, अब मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे सालों की बात होगी, कई मिलियन सालों की बात होगी। यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो आपको एरा और पीरियड्स में क्या डिफरेंस है। जैसे एरा का मतलब है आज कोई चेंजमेंट हुआ, सही है, अगले दिन कोई चेंजमेंट हुआ, हमें पता होता है ना हर दिन। पीरियड्स का मतलब हुआ सुबह, दोपहर या फिर शाम, समझ गए आप लोग। ऐसे ही टोटल जो आज तक एज है, जो अभी तक धरती बनाए तब से हमने जो लाइफ आई है हमारे, तो उसको टोटल 5 एरा में डिवाइड किया है। कितने एरा में डिवाइड किया है? 5 एरा में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे देखो समझते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है बेटा हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। कह रहा है द पीरियड बिटवीन द ओरिजिन ऑफ गैसेस फ्लूइड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम व्हिच द अर्थ वाज फॉर्म्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एजोइक एरा। एरा का मतलब है यहाँ पे एरा ऑफ नंबर ऑफ लाइफ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब से कोई भी चेंजमेंट आया है, आपको पता है 4.5 बिलियन ईयर से बात कर रहा हूँ मैं, मिलियन नहीं कर रहा हूँ, तब धरती बनी। 4.5 के बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड अगले गया, मतलब इधर साइड में आया, तो तब को हमने किस में डिवाइड कर दिया है? एरा में, सही है। तो ये टोटल तुम्हारे कितने हैं बेटा? अब यहाँ पे देखो कह रहा है द रिमेनिंग पीरियड अबाउट 4.0 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 4.5 में धरती बनी। मैंने कहा था 500 मिलियन साल बाद धरती पे पहली लाइफ देखी गई, तो इसका मतलब वही 4 बिलियन ईयर्स एगो से अब तक के टाइम को हमने कितने एरा में डिवाइड किया है? 5। और कह रहा है डिवाइडेड इनटू 5 एरा नेमली। जैसे पहला तुम्हारा कौन सा है बेटा? आर्कियोजोइक एरा। आप लोग नाम बताओ चाहिए, पहला कौन सा है? आर्कियोजोइक एरा। दूसरा है प्रोटीरोजोइक, तीसरा है बेटा पैलियोजोइक, चौथा है मीरोजोइक और पांचवा है सीनोजोइक। कौन सा है? तो इतने यहाँ पे क्या है? 5 एरा है आज तक जो हमने 5, यानी कि इसका मतलब ये हुआ है इन्होंने एक टाइम पीरियड में चीजों को बांट दिया है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं आपको बताऊं आर्कियोजोइक, क्या बताऊं, तो उस टाइम पे सेलुलर लाइफ थी। कौन सी लाइफ थी? यानी कि यूनिसेलुलर लाइफ। इसके बाद भाई मल्टीसेलुलर भी होगी, उसके बाद कैसे होगी? हल्के हल्के एल्गी आए होंगे, हल्के हल्के ब्रायोफाइट आए होंगे, हल्के हल्के टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एंजियोस्पर्म। ऐसे ही आपको अगर हम और एनिमल्स की बात करें तो आपको पता है पहले देखो 5 किंगडम में टोटल डिवाइड है हमारी स्पीशीज।
पहला मोनेरा ही आया होगा, आपको पता है, बैक्टीरिया ही आए होंगे। इसके बाद भाई यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बना होगा। इसके बाद प्रोकार्योटिक से यूकार्योटिक बना होगा, यानी कि फंजाई आए होंगे, प्लांट आए होंगे, उसके बाद एनिमल्स आए होंगे। ये तो आप समझते हो। इसके बाद मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर एनिमल्स की बात करें तो आपको पता है पहले अगर आए होंगे तो पोरीफेरा के एनिमल्स ही आए होंगे, और लास्ट में कौन आए होंगे, कॉर्डेटा, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है, कॉर्डेटा एनिमल्स के, वो फाइलम के एनिमल्स। तो टोटल 5 जो एरा है कौन कौन सा है बेटा, एक बार रिवाइज करो। पहला कौन सा है, आर्कियोजोइक, दूसरा प्रोटीरोजोइक, तीसरा एनियोजोइक, चौथा और पांचवा सीनोजोइक। एक बार इसका फोटो ले लेना जल्दी से। ये एरा और आपकी किताब में सही से दिए हुए नहीं है, ध्यान रखना। 3 ही तो दिए, 3 ही दिए, इसलिए फोटो ले लो उसके और लिख लेना ये 5 हो। हमारे में 3 दिए तो 5 कैसे हो जाएगा? जैसे बेटा 3 ही एरा दिए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसका फोटो ले लो, ठीक है, और किताब में लिखना सही से सही करके। अगर अभी टाइम मिला तो मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने के लिए आराम से, ठीक है। फोटो ले लो, वैसे लो क्या करना है। ये इतना अगर लिखो किताब में तो बराबर लिख लो, 5 एरा, इसके नाम लिख लो बस खाली। लिख लिए, सही है, लिख लिए बेटा। अब एक टेबल लिख लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपकी किताब में नहीं होगी, वो हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे किस टाइम क्या आया था। अब ये कह रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री थ्रू एज, कौन से एरा में क्या चीज आया और कौन से एरा के अंदर क्या होते हैं पीरियड्स, कौन से पीरियड्स में क्या चीज आई, समझे हम लोग। एक बार देखो, एक बार ये पूरी टेबल समझ लो, इसके बाद आप फोटो ले लेना आराम से, घर पे जाके मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो वो लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सर क्या लिखा? क्या ग्रिप बहुत अच्छी लिखी। कहाँ पे? अरे मेरी नहीं है बुकलेट बेटा, ये मेरे दोस्त की है। अब उसने पता नहीं और कामनी और सीधे देवर का प्यार पता नहीं क्या लिखा है। हालांकि मैंने एक बार मैंने चेक किया था, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है बच्चों के सामने आ जाता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बात तो बहुत अजीब नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बात है। हाँ, हो सकता है उसने कभी लिखा हो, ये मेरा राइटिंग भी नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए बुलेटिन मंगाई थी। नहीं आपकी भी होगी तब भी अच्छा है, मेरी नहीं है, आप लोग इतना राइटिंग समझ सकते हो। अगले जाओ, मुझे इसमें क्या लिखा है वो समझ नहीं आता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन तो एक करके देखें बेटा आप लोग कभी साइलेंट माइंड में, और एक बार देखो। अच्छा हम लोग एक बार रिवाइज करो, 2 मिनट में रेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद ही पढ़ते हैं। रिवाइज करना पीछे का जो भी पढ़ाया जल्दी जल्दी। बच्चों पढ़ाई करना मेहनत से, ठीक है, जरूरत मत देखना।
चलो बेटा अब आप लोग इधर आओ, पहले समझो। अगर मैं एरा की बात करूं तो आप लोगों को मैंने कितने एरा बताए? 5 एरा बता दिए। अब हम लोग समझते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है तो वहां पे कौन कौन से एरा में क्या क्या आया। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो देखो पहला कौन सा है बेटा? आर्कियोजोइक एरा है। दूसरा जो है तुम्हारा वो कौन सा है? प्रोटीरोजोइक। और तीसरा कौन सा है? पैलियोजोइक। यहाँ पे एक काम और करना किसी भी तरीके से, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है क्या? इतना ज्यादा नहीं है, सही है। लेकिन मैं भी बोलूंगा कि आप लोग बेटा इसके जो पहली जो एरा है उसके पीरियड्स भी याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पीरियड्स का एक एक फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, एक एक खाली कि एक कौन से पीरियड्स में क्या आया था। जैसे समझो, आप लोग बताओ पहला कौन सा एरा है? आर्कियोजोइक है। दूसरा कौन सा है? प्रोटीरोजोइक। और तीसरा कौन सा है? पैलियोजोइक। अगर पैलियोजोइक एरा की बात करें तो वहां पे ऑर्डर जैसे पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा है ऑर्डोविशियन, तीसरा है सिल्यूरियन, चौथा है डेवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस और पांचवा पर्मियन। ध्यान रखना, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है ये बेटा। ऐसा नहीं कि आपके एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं टेबल आप लोग एक बार अभी अगर टाइम बचा तो बनाने के लिए अभी बता दूंगा, ठीक है? क्या क्या आपको सेलेक्ट करके चीजें लिखना है, ठीक है? सेलेक्टेड चीजें लिखना है। देखो पहले अगर हम बात करें सबसे पहले आर्कियोजोइक, किसकी बात करते हैं? आर्कियोजोइक। अगर जब आर्कियोजोइक एरा था उस टाइम पे मैं ऐसे बोलूंगा कि धरती पे हमें कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे बोल सकते हैं वो वाली लाइफ कौन सी होगी? बैक्टीरिया वाली लाइफ। कौन सी होगी? मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल होगी। और उस टाइम पे एनिमल कौन से होंगे? यूनिसेलुलर। कौन से होंगे? ये तो आपको पता है कि पूरा धरती है, क्या है? धरती है पूरा। और धरती पे सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या कौन सी लाइफ आई थी? प्रोकैरियोटिक। कौन सी आई थी? पहले कौन सी सेल बनी थी? प्रोकैरियोटिक। अच्छा ये तो बात अगर आपने 5 एकदम पढ़ा है बहुत अच्छे से तो आप समझ सकते हो। एक बार बताओ, सबसे पहले मैंने किंगडम मोनेरा पढ़ाया था आपको, दूसरा कौन सा पढ़ाया था? प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा और पांचवा। अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में ही है बिल्कुल एवोल्यूशन के हिसाब से, लेकिन कुछ कुछ है। देखो कैसे, पहला जो मोनेरन्स होते हैं उनके पास सेल कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। और वो कैसे होती है? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? तो आप लोग बताओ धरती पे ये बात सही है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आए होंगे और कैसे आए होंगे? यूनिसेलुलर। अच्छा आप लोग बताओ यूनिसेलुलर के बाद मल्टीसेलुलर बने होंगे क्या? नहीं, पहले प्रोकैरियोटिक सेल चेंज हुई होगी इसमें यूकैरियोटिक सेल में। इसका मतलब साफ साफ हमें पता लगता है कि हमेशा मोनेरा से कौन से एनिमल्स आए होंगे? प्रोटिस्ट। और प्रोटिस्ट का मतलब है यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। जब एक बार यूकैरियोटिक सेल बन गई होगी और यूनिसेलुलर तो है ही वो, उसके बाद हल्के हल्के डेवलप हुए होंगे कौन? मल्टीसेलुलर। और उसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अब फंजाई आएंगे उसके बाद प्लांट आएंगे उसके बाद एनिमल, नहीं। अब हर स्पीसीज के मतलब तीनों के किंगडम के कुछ एनिमल्स हल्के हल्के इवॉल्व होने लगे होंगे। समझ गए आप लोग? यानी कि ये मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, पहले मोनेरन्स आए होंगे उसके बाद कौन आए होंगे? प्रोटिस्ट। और उसके बाद हल्के हल्के जब एक बार यूकैरियोटिक सेल बन गई होगी इसके बाद हल्के हल्के क्या हुआ होगा? एवोल्यूशन हुआ होगा और कहीं ना कहीं एनिमल्स हल्के हल्के मल्टीसेलुलर बनना स्टार्ट हो गए होंगे। समझ गए आप लोग ये बात? तो इसके हिसाब से आप लोगों को अगर इतना पता है तो आप लोग समझ सकते हो बेटा। पहला अभी सीक्वेंस पता होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अगर आपको सीक्वेंस में पता है तो आप लोग बताओ पहला जो एरा है उसमें हमें हमेशा देखो लिखा है एवोल्यूशन ऑफ मोनेरा। मोनेरा का मतलब क्या है? कि यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे और हमें कोई भी दिखाई नहीं देता होगा, यानी कि धरती पे खाली क्या होंगे? बैक्टीरिया। क्या होंगे? सही है, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे ये कह रहा है। अच्छा ये भी पूछा गया है एज ऑफ इनविजिबल लाइफ, जो लाइफ हमें उस टाइम कौन सा एरा था जब हमें लाइफ दिख नहीं रही थी, तो वो कौन सा था? पहला ही होगा आर्कियोजोइक। अब आप लोग बताओ, अपने आप बताना बेटा, पहले एरा के बाद दूसरा एरा कौन सा है? यानी कि पहला तुम्हारा कौन सा? आर्कियोजोइक। दूसरा कौन सा है? अगर आपको सीक्वेंस में आया तो आप काफी चीजें बता सकते हो ऐसे ही। अगर प्रोटीरोजोइक है तो इसका मतलब जब हमें पता है आर्कियोजोइक में प्रोकैरियोटिक होते हैं, मोनेरन्स होते हैं, तो हमेशा इसके बाद यूकैरियोटिक सेल आई होगी। तो देखो साफ साफ लिखा होगा प्रोटीरोजोइक में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इवॉल्व, यानी कि यहाँ पे डेवलप हो गए होंगे कौन? प्रोकैरियोटिक सेल कन्वर्ट हो गए किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। समझ में आपको? पहले प्रोकैरियोटिक सेल उसके बाद यूकैरियोटिक सेल। पहला कौन सा रहता है? आर्कियोजोइक। दूसरा कौन सा है? अब तीसरा जो आता है तुम्हारा वो आता है पैलियोजोइक। कौन सा आता है? और मैंने कहा था पैलियोजोइक में जितने भी पीरियड्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। सीक्वेंस में बताऊं नहीं, सीक्वेंस में। अब ये मत कहना कि ये वाला सर
ये वाला ये सही रहेगा तो अपना बना ले, अपना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है पीरियड्स का मतलब पहला कौन सा है बेटा, कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविशियन, तीसरा सिल्यूरियन, चौथा डेवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस और छठा पर्मियन। ये आपको सीक्वेंस में आना चाहिए। अब यहाँ पे जो लिखा है इसने वो देखो क्या है, कैम्ब्रियन का इसने बोला है कामनी। कामनी कहाँ पे देखा, दामनी तो आपको पता होगा, आपने मूवी देखी होगी, वो कौन सी है, सन्नी देओल की है नहीं, कौन सी है, अबे दामनी ही है, उस मूवी का नाम ही दामनी है नहीं, अच्छी मूवी है, ये देखो देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दामनी लिखा है, यहाँ पे लिखा है कामनी। हालांकि मेरे गांव में एक है फीमेल इस नाम की कामनी, सही है। और तुम्हारे घर पे गली में, तो अब याद रहेगा सबको कामनी। दूसरा है कह रहा है कामनी और सीधे देवर, मतलब देवर होते नहीं सीधे, सिंपल टाइप के का प्यार। अब अजीब तरीके का लिखा है तो मैं क्या करूँ बताओ। तो यहाँ पर कह रहा है कामनी और सीधे दे। अब कामनी से क्या है बताओ, कैम्ब्रियन, और से ऑर्डोविशियन, सीधे से सिल्यूरियन, सीधे देवर, देवर से डेवोनियन, और का से कार्बोनिफेरस और प्यार से पर्मियन। हो गया यहाँ तो सीक्वेंस में हो गया। आप लोग नाम एक बार याद कर लो, ट्रिक बहुत फायदा देती है और पता होना चाहिए हमको। हो गया, अब इधर आ जाओ, लिख रहे क्या, लिख लो अगर लिखना है या फोटो ले लो। अभी से समझाएंगे अच्छे से। आप लोग ये चैप्टर इसी से पढ़ना बेटा, किताब से आपको समझ नहीं आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। उसमें कुछ चीजें बहुत अजीब टाइप से हैं, और जो बकाया चैप्टर पढ़ाऊंगा वो सारे एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरी तरीके से। यहाँ पे वाईफाई की इतनी स्पीड है ना, 20 MB/s आती है। मेरा फोन 1 मिनट में अपडेट हो गया। बता दूंगा मैं, ठीक है, वीडियो दो तरफ से बता दूंगा, फिर अपने आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा गलत हरकत नहीं करेगा यहाँ पे, गलती है, मूवी क्लास डाउनलोड करूंगा, सही बता दूंगा। चलो अब और ऐसा भी नहीं उधर बता दो कैसे चल रहा है। इधर देखो बेटा, अब पढ़ेंगे करके। सबसे पहले बताओ पहला कौन सा है, आर्कियोजोइक इनविजिबल लाइफ, है ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद प्रोटोजोइक मतलब यूकैरियोटिक सेल, समझ गए हम लोग। हाँ विजिबल लाइफ बोल दो, सही है। इसके बाद पैलेयोजोइक में क्या क्या है देखो, ये देखो सबसे पहले कौन सा है बेटा, कामनी, यानी कि कामनी मत देखना, कैम्ब्रियन है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पहला कौन सा है, कामनी। मैं भी ट्रिक में आ गया। इधर देखो, मुझे ट्रिक बहुत दिया जाती है खाने में, मैं इसी ट्रिक से कोई बायोलॉजी पढ़ाता नहीं, मैं बना ट्रिक बहुत बनी हुई है मेरी। ये देखो कैम्ब्रियन, पहला कौन सा है बेटा। अच्छा आप लोग बताओ, सबसे पहले अपने आप सोचो ना, जब यूकैरियोटिक सेल बन गई होगी उसके बाद मल्टीसेलुलर बने होंगे, और मल्टीसेलुलर पहले आप लोग बताओ खुद, सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट से बने होंगे। नॉन कोऑर्डिनेट मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगी, पोरीफेरा टू हेमी, समझ गए आप लोग, या मैं ऐसे पता लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो सब सिंपल भाषा में लिखा है ऑल इनवर्टिब्रेट फाइलम, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सारे इतने पोरीफेरा से हेमिकॉर्डा तक है वो सारे यहाँ पे दिखने लगे, क्लियर वो। दूसरा जो पीरियड से बेटा वो कौन सा है, ऑर्डोविशियन, कौन सा है। और यहाँ पे देखो कह रहे हैं मैरीन में एल्गी और फंजाई और बैक्टीरिया तो थे पहले से, तो लगभग एल्गी भी आने लगे। आप लोग बताओ खुद प्लांट टाइप का अगर हम देखें तो सबसे पहले एल्गी आए होंगे, और उसमें भी कौन सा आया होगा पता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो बैक्टीरिया का टाइप है बीजी है, सबसे पहले वो आया होगा, और इसके बाद मल्टीसेलुलर एल्गी आए होंगे, ठीक है, जो हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, फर्स्ट डिवीजन, समझ गए हम लोग। अगले अगर हम बात करें बेटा, बोलो मत, ऑर्डोविशियन की बात करें तो कह रहा है फर्स्ट वर्टिब्रेट ग्रुप, कौन सा है। अब फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन सा है, जो आपने इनवर्टेड पढ़े, यानी इस बार वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, और वर्टिब्रल कॉलम के मतलब है पहले फिशेस ही आई होंगी। आप लोग बताओ वर्टिब्रेट्स में पहले हम तो लोग सुना होंगे, पहले कौन बना होगा, फिशेस, मछलियों टाइप का। जैसे आपने देखा था, कौन कौन सा देखा था, देखो याद करो, साइक्लोस्टोमेटा, ध्यान है, कॉन्टिस्टाइस, ऑस्टिस्टाइस, ये सब आए होंगे पहले। यहाँ पे देखो कह रहे हैं
सिल्यूरियन में कह रहा है जो फिशेस डाइवर्सिफाइड एज ऑफ फिश। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जो सिल्यूरियन पीरियड था उसमें कह रहा है खाली मछलियां थी बस, लगभग यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या थी, मछलियां। देखा है फिशेस डाइवर्सिफाइड एज ऑफ फिश, इसको बोलते हैं एज ऑफ फिश, मछलियों की एज थी वो, उस टाइम पे मछलियां बन रही थी। अगले देखो कह रहा है मोर लैंड प्लांट जैसे सीड फर्न। अब आप लोग बताओ ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट क्या होंगे, कौन आए होंगे, दोनों को लेकर चल रहा हूं मैं, साथ साथ ध्यान रखना। इसके बाद डेवोनियन में कह रहा है ए फिशेस अबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन थी, फिशेस थी, और इसके बाद बन गया था एम्फीबियंस। कौन बनने लगे थे, एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस क्यों बने, देखो बेटा मछलियों से ऐसा ही फिश तो बना होगा जो पानी में भी रहे और टेरेस पे भी रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस कैसे होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और टेरेस पे भी रहते हैं, और एम्फीबियंस के बाद ही आए होंगे रेप्टाइल्स और मैमल्स। समझ गए आप लोग, यानी कि लाइफ हमारी किससे बनी है, धरती से, वो पानी से, कहां से बनी है, तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा बेटा, उसके बाद कौन देखा गया, फर्स्ट एम्फीबियंस, सही है, और इसका नाम क्या है, स्टीगोसिफेलिया एपियर। अब इसका नाम आप मत रखो, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि पहला क्या आया, एम्फीबियंस आया। अगले देखो ये कह रहा है कार्बोनिफेरस। अब आप लोग बताओ एम्फीबियंस के बाद कौन आया होगा, रेप्टाइल्स। कौन आया होगा, रेप्टाइल्स। और कह रहा है यहाँ पे एज ऑफ एम्फीबियंस एंड फर्न, और इस वाले को बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस एंड फर्न। अगले कह रहा है पर्मियन। अब पर्मियन में जो आए थे मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स आ गए थे, यानी कि हल्के हल्के मैमल्स टाइप के थे। और कह रहा है ओरिजिन ऑफ कॉर्निफेरस, यानी कि फर्स्ट जिम्नोस्पर्म है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिले थे, जिम्नोस्पर्म, जो प्लांट होता है। जैसे पहला कौन सा था, ये हम बोल सकते हैं कि पहले वो एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ तक जिम्नोस्पर्म, और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रेप्टाइल्स तक ये कहानी खत्म होती है। समझ गए आप लोग। और अगले हमारा जो आता है नेक्स्ट का आता है मीजोजोइक। कौन सा आता है, आपने मूवी देखी होगी जुरासिक, देखी है, नहीं देखी है। अगर देखना उसमें डायनासोर दिखाएगा खाली, वो बेटा इसी की कहानी दिखाएगी, जुरासिक में दिखाएगा। ये पीरियड था जहाँ पे धरती पे डायनासोर थे खाली बस। मैं यहाँ पे देखो मीजोजोइक में 3 पीरियड्स हैं। पहला कौन सा है, ट्रेसिक, दूसरा और तीसरा क्रेटेशियस। अब यहाँ पे देखो आप लोग बताओ, यहाँ तक जो कहानी थी, बोलो मत बेटा, यहाँ तक जो कहानी थी वो रेप्टाइल्स की थी। अब यहाँ से कहानी किसकी आती है, मैमल्स की। अब यानी कि मैमल्स धरती पे आना इवॉल्व हो गए थे। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं ट्रेसिक में लिखा है फर्स्ट मैमेलियन ग्रुप, जिसे बोलते हैं क्रोटोथेरिया, और रेप्टाइल्स डायनासोर वगैरह यहाँ पे डेवलप हो गए थे। अगले कह रहा है बेटा जिम्नोस्पर्म, बोथ साइकस और कॉर्निफर्स सब आए थे यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म पूरी तरीके से। अगले आता है जुरासिक, और जुरासिक में हम बोल सकते हैं सिंपल सा कि यहाँ पे डायनासोर ही थी उस टाइम पे, ह्यूमन तो बाद में आए हैं, डायनासोर आगे खत्म भी हो गए, तब ह्यूमन आए धरती पे। समझ गए आप लोग। इसीलिए आपने जुरासिक मूवी देखी है, अगर नहीं देखी तो उसमें डायनासोर का ही दिखाया गया। अगर आप देखना ऐसी मूवी देखा करो ना। आप लोग कौन देखते, दिल वाले, दिल वाले ये मूवी देखते हो, दिल देखो यहाँ पे कहते हो, ये देखो जुरासिक, आपको पता लगेगा कि कौन से टाइम की पीरियड की बात चल रही है। उस टाइम आदमी नहीं थे, खाली क्या थे, डायनासोर। और डायनासोर उस टाइम क्या हो गए, विलुप्त हो गए। हमें आज क्या मिले, उनके फॉसिल्स मिले। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे देखो जुरासिक में लिखा है, देखो डायनासोर डाइवर्सिफाइड, यहाँ पे कौन थे, डायनासोर। और अगले कह रहा है बेटा क्रेटेशियस में क्या हुआ था, देखो यहाँ पे कह रहा है मास एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर, डायनासोर क्या हो गए, खत्म। और कह रहा है लिव्ड फॉर 100 मिलियन साल, और डायनासोर कितने साल तक रहे धरती पे, 100 मिलियन। सोचो एक टाइम नहीं, ये आप तो खाली ऐसे साल धरती पे रहोगे, कितने साल रहोगे, 60 साल, कितने, 60 साल मेरे मन, हाँ 60-80 साल तक रहोगे धरती पे। आपको क्या लग रहा है धरती के मेहमान हो गया, हमेशा के लिए रहोगे? हर कोई थोड़ा टाइम के लिए आया यहाँ पे। दूसरा अगर एक सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात लगती है ना, कि आज से 100 साल बाद यहाँ पे कोई नहीं होगा हम लोगों में धरती पे, भाई कौन रहेगा यहाँ पे बताओ। और डायनासोर कितने साल रहे थे, 100 मिलियन साल। सोचा आपने, यहाँ पे डायनासोर भी धरती पे रहते बहुत अच्छे तरीके से। और अगले कह रहा है बेटा देखो, इसके बाद मैमल्स आ गए, एपियर, और राइज ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट भी हमें प्लांट दिखने लगे, यानी कि एंजियोस्पर्म भी धरती पे उस टाइम पे आ गए। क्लियर हुआ इतना। तो डायनासोर थे तो उसका मतलब उस टाइम प्लांट भी होंगे। क्लियर। अब आता है हमारा कौन सा, सीनोजोइक। कौन सा आता है,
सीनोजेक में अब आपको ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो आप लोग ये इतना याद मत करना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सीनोजेक में खाली समझ लो कि यहाँ पे मंकी पहले दिखे थे, इसके बाद एप, इसके बाद मैन लाइफ थे, आदमी की लाइफ थे, और इसके बाद ओरिजिन ऑफ किसका हुआ, मैन का। हमारा तो बहुत बाद में हुआ है। और अगले आया तुम्हारा लास्ट जो क्वार्टर है, यहाँ पे ह्यूमन एपियर हो गए, और मॉडर्न जो होलोसीन था, होलोसीन सही है, इसमें मॉडर्न मैन एपियर और हमें अपना तरह आदमी देखने लगा। तो ये तुम्हारा कहानी था किसका, पूरा जो धरती पे इवोल्यूशन हुआ है, कौन से एरा में और कौन से पीरियड्स में क्या आया है उसका था। तो आप लोग एक बात सुनो पहले, अब बेटा लिख तो आप नहीं पाओगे, अभी अगले देखूंगा कितना बचा है। ये तो एक ग्रांट्स का है, वही तो वही हो गया वहीं पे, ठीक है, ये भी छोड़ो, ये वाली डेट तो और बची है आपकी। तो आप लोग यहाँ लिखो तो मत लिखिए बेटा, फोटो ले लो अच्छे से, घर पे जाके लिख लेना, ठीक है, जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो लिख लेना। मैं आपको बता दूं लिखने का तरीका, पूरा टेस्ट पूरा फिल्म मत लिखना, क्या क्या लिखना है देखो। जैसे आप लोग ये जैसे यहाँ लिखा है सिलोरियन, तो आप लोग खाली लिखना है एज ऑफ फिश। मेन में किसमें रेप्टाइल्स आए, किसमें ब्रायोफाइट आए, किसमें टेरिडोफाइट आए, किसमें एंजियोस्पर्म आए, किसमें ह्यूमन आया, सही है, मेन में लिख देना, किसमें डायनासोर देखे गए, सही है, और किसमें बैक्टीरिया आया तो किसमें यूकैरियोटिक सेल आई, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा लिखो। तो आप लोग बेटा फोटो ले लो, एक इसका रख लो, एक फिर नीचे कर रहा हूँ, फिर ले लो फोटो ले लो। तुम लोगों का फोन नहीं, किसके पास नहीं है वो, लेकिन ये वैसे हो ना नहीं है, व्हाट्सएप कैसे चलाता है, दोनों लोग सही बता रहे हो यार, कौन बोल रहा है, हाँ तो कुछ तो है। ये ले लिया फोटो, तुम लोग बात नहीं फोटो फोन वगैरह, एक तो ले आया करो भाई, तो फोटो लेने के लिए चलो कल लेके आना, कल बता देना मैं, ठीक है, फोटो करके। दूसरा सुनो है, अब यहाँ से ऐसा है, अब बेटा इसका ले लो खाली बस, थोड़ा नीचे करो, रुको रुको रुको, अब सही वैसे फोन रखना बहुत बेकार होता है इस टाइम पीरियड में। अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप लोग बहुत झंझट में दूर रहोगे, बहुत झंझट का जानते हो, इसका नोटिफिकेशन, उसका नोटिफिकेशन, इसका ये उसका वो। अगर फोन नहीं है तो बहुत सारे जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर रहोगे, झंझटों से होता नहीं है। हाँ फोन तो बहुत फायदे की चीज, फोन रिचार्ज नहीं कराओ, फोन का फायदा ही क्या है। अच्छा तो फिर फोन करो कि हो, इसे फोन ही भेज दो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फोन का भी बहुत कम किया करो, मेरे हिसाब से करना चाहिए बहुत पूरे दिन में 2 घंटे बस, लेकिन बेटा बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के मामले में कर लिया करो, पढ़ाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जो आप लोग करते हो आजकल, ठीक है। कई टाइम देखते जो मैसेज आता है आपका, ऐसा नहीं कुछ रील पे चलाया पड़ेगा, एक बार स्टार्ट होगा तो 11 बजे रील चलाते जाते हैं। इतना देख लिया तो बेटा यहाँ पे समझ में आया आपको, एरा के बारे में समझ गए, पीरियड्स के बारे में समझ गए, ठीक है। अगला देखो, अब बेटा बात मत करो आप लोग, बोलो मत। अब यहाँ पे दिखाया गया है एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, क्या दिखाया गया, अब यार देखो बेटा बोलो मत कोई भी, ये जो लिखा है पर्मियन, ट्रेसिक, जुरासिक लिखा है, ये सब मैंने वहीं बता दिया आपको, ठीक है। ये वाली टेबल मत पढ़ना, कोई काम की नहीं, ठीक है। वहीं पे आप लोग प्लांट्स को भी ध्यान देके चलना, उधर ही इस वाले में समझ गए आप लोग। और ये वाला बेटा जो यहाँ पे मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको, ये देखो, ये करते अगर आपने अभी ध्यान सुना है तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। देखो पहला यहाँ पे लिखा है प्लांट्स इन्वेडेड लैंड बिफोर एनिमल, यहाँ कह रहा है कि प्लांट जो आए होंगे तो एनिमल से कैसे आएंगे, पहले,
क्योंकि आपको बताया बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्लांट्स में आता है, वो बीजी है, एल्गी आता है वो पहले आया है। दूसरा अगर हम बात करें कह रहा है ब्रायोफाइट्स ओरिजिनेट अर्लियर देन द वेस्कुलर प्लांट लाइक टेरिडोफाइट्स। सब लोग समझदार हो कि ब्रायोफाइट्स पानी के पास रहते हैं तो पहले आए होंगे और इसके बाद ही आए होंगे कौन, टेरिडोफाइट्स। सब लोग इतने जो समझदार हो। और यहाँ पे देखो अगले क्या लिखा है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट डेवलप इन सिल्यूरियन पीरियड, साफ साफ लिखा था वहां पे, देख लेना एक बार, ठीक है। और अगले कह रहा है सी बीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो। अच्छा मिलियन बात कर रहा है तो लगभग बहुत पीछे आके ये प्लांट्स आए, तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। क्लियर हो इतना, ठीक है। अब ये कह रहा है एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे हाँ कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वहां पे तो आपके एरा में दिए हुए, लेकिन यहाँ पे बेटा साफ साफ लिखा हुआ है कि कब क्या आया था। जैसे देखो कह रहा है अराउंड 500 मिलियन ईयर्स एगो। कब बेटा 500 बिलियन बात नहीं कर रहा है, मिलियन बात कर रहा है, 500 मिलियन। कह रहा है इनवर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट एंड वर एक्टिव, यानी कि आज से अगर तुम देखोगे तो 500 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे धरती पे क्या आए थे, इनवर्टिब्रेट्स आए थे। अब ये किताब झूठ नहीं बोल रही है, ये हमने ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं धरती पे, तभी तो हम ये बता पा रहे हैं। फिर मुझे ये समझ नहीं आता कभी कभी कि फिर वो वाली लाइफ कौन सी थी, भगवान वाली, वो कब थे जब उस टाइम गैलेक्सी नहीं थी, जंगल कहाँ से होंगे। और फिर ये कभी समझ नहीं आया कि श्रीलंका वगैरह वहां पे फिर हम लोगों को एविडेंस भी मिलते हैं, ये बात होती नहीं होती है। चलो कोई बात नहीं, उसमें मतलब जो इधर ध्यान, ठीक है। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि ये लाइफ चल रही थी तो बीच में कोई ऐसा हुआ हो, बीच में आदमी के आने से पहले बीच में कोई ऐसा एक टाइम पीरियड आया हो जिसमें गॉड भी हो अलग अलग टाइप के सब धर्मों के, ऐसा हो सकता है। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अब किताब में अगर अच्छा एक बात और है, अगर बेटा ऐसा कुछ होता तो यहाँ जरूर लिखा होता कि 400 मिलियन ईयर से वो लाइफ ऑफ गॉड। अरे 7,500 साल पहले बताते हैं श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो 10,000 साल पहले तो अपने वो खेती बाड़ी के बारे में सीख गए थे ना, 10,000 साल पहले तो सीख गए थे खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन बेटा फिर भी वो चीजें हैं तो मैं नहीं करूँ, नहीं है लेकिन यहाँ से कर क्यों नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ खाली यही ना करना चाहिए ना। और दूसरी सुनो, अरे बोलो मत बेटा, बोलो अरे यहाँ पे देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग पूरा मैन का हम लोग वो देखेंगे कि यहाँ पे कैसे एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन बीच में वो भी आना चाहिए थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता था। यहाँ तो साइंस आ जाती है ना। अच्छा ये वैज्ञानिक अपने भगवान मिलते हैं ना। चलो होगा जो भी होगा। अगले देखो अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या है देखो, ये देखो पहला क्या है अराउंड 500 मिलियन से वो इनवर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट एंड वर एक्टिव, यानी कि यहाँ पे जो अच्छा एक बात और बताओ, जो हम लोग इनवर्टिब्रेट्स को पढ़ते हैं पूरी तरह से लेके हेमिकॉर्डिया तक, वो लगभग सारे कैसे थे, एक्वेटिक। कैसे थे, लगभग एक्वेटिक थे। कुछ ऐसे थे टर्शियल जैसे इंसेक्ट वगैरह हैं, लेकिन लगभग कैसे थे, एक्वेटिक। तो इसका मतलब भैया होंगे, बात सही है। अगले कह रहा है अराउंड, बेटा बोलो मत कोई भी, अराउंड 305 मिलियन जैसे वो जॉलेस फिश थी। जॉलेस बताओ कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डिसाइज नहीं, साइक्लोस्टोमेटा, समझ गए हम लोग, वो आ गए थे तो पता है आपको भैया होंगे। और इसके बाद कह रहा है एंड एम्फीबियस फिश, क्या कह रहा है, एम्फीबियस फिश विद स्टॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स ओरिजिनेट। और उसके बाद कौन आएंगे, कॉर्डिसाइज और ऑस्टिसाइज। अगले देखो कह रहा है इन 1938 ऑफ फिश कॉच इन साउथ अफ्रीका हैपेंड टू बी, ये लोड फिन है व्हिच पास्ड अप टू टू बी। अच्छा ये खत्म हो गई तो रहने दो, ठीक है, अभी कोई इसका बन गया मतलब। अगर क्या है लोड फिन्स इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड ऑन बोथ एंड ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी धरती में भी रहते थे और कहां रहते थे, पानी में भी। अगले क्या है दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलामेंडर्स। जो फ्रॉग है वो कौन है, सैलामेंडर, उनके क्या है एंसेस्टर। कौन, ये लो फिन्स यानी मछली टाइप का होता है, फर्स्ट एम्फीबियन था। अगले कह रहा है अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स डोमिनेट द अर्थ। और कह रहा है 200 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे को क्या थे, रेप्टाइल्स थे। क्या थे, रेप्टाइल्स का मतलब रेंगने वाले, सांप वगैरह ये सब होंगे, सही है। इसके बाद ये 200 मिलियन ईयर्स अगो अगले कह रहा है द लैंड रेप्टाइल्स वर डायनासोर थे बिगेस्ट, इसमें एक था ट्रायनोसोरस रेक्स। इसका बेटा हाइट कितना था,
20 फीट। अब सोचो डायनासोर इतने बड़े थे। मुझे लग रहा है डायनासोर पता है क्यों खत्म हो जाते थे? खत्म नहीं होते। अगर वो इस टाइम पे आते तो वो कुछ जल्दी आ गए। उस टाइम पे बहुत सारी स्पीशीज थी नहीं। अब डायनासोर सोचो 20 फीट का है, खाता कितना होगा? और खाता होगा तो उसके लिए खाने के लिए क्या करना पड़ता होगा? बहुत ज्यादा संघर्ष। आज खाने के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता उसे। इतने सारे ह्यूमंस हैं, इतने सारे बढ़ती नहीं, हमें वो आने नहीं देते, बचने नहीं देते। अच्छे काम थोड़े दिन बाद डेवलप हुए, अब वो खत्म हो गए। पहले बेटा डायनासोर कोई खतरनाक थे बहुत ज्यादा, ह्यूमन तो बहुत ज्यादा आसान थे। सोचो जरा सा शेर होता है मांसाहारी, उसके मारे तो हम ह्यूमंस की हमें क्या बोलूं ये देखो। तो सोचो जो 20 फीट का डायनासोर होगा उसके मारे, उसके चक्कर में क्या होता होगा? तो बहुत बड़ी बात है ना। खत्म हो गया, ठीक है। अगले हो गए इधर देखो, कह रहा है डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। अपने आप से क्या हो गए? खत्म हो गए। और कह रहा है फर्स्ट मैमल्स दैट इवॉल्व इन जुरासिक पीरियड वर लाइक सीरियो। सही है। तो यहाँ पे पॉइंट से आप लोग क्या फोटो लो उसका ले लो और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसे लिख लेना, ठीक हो? आज ये काम करना, लिख लेना, ध्यान रखना। जो बच्चे फोटो ले रहे हैं, डायनासोर सही है वैसे खत्म हो गया, हम लोग नहीं आ पाते जल्दी में। अरे नहीं सर, आ जाते हैं, मुश्किल हो जाता है। हमारे पूर्वज ने कितनी मेहनत की है और आज हम लोग इवॉल्व हुए, बताओ इतने ज्यादा। हो जाकर तो करंट लग जाएगा। क्या करंट वाला तार आता है, खेत के चारों तरफ लगाते हैं, डायनासोर की क्या फैसिलिटी अंदर चला जाता। चलो ये हो गया बेटा, ये तो वही लिखा हुआ है, सब जो भी पढ़ा है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े हो जाएगा, चैप्टर आप हो जाएगा ना। ये कैसे गए? बेटा ये तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये तो पढ़ रहे हैं, इतना एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इतना पहले साल का पढ़ रहे हैं। सही। अगर तुम आज से 50, 70, 80 साल पहले जाओगे तो जिंदगी ऐसी थी कि हम लोग सोच नहीं सकते। अगर तुम सोचो 80 साल पहले पैदा हुए होते तो इतना संघर्ष था उस लाइफ में कि सोचो आजाद नहीं थे हम लोग। ये बहुत बड़ी बात है। क्या थे? गुलाम। और गुलाम थे। गुलाम का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर अंग्रेजों ने कह दिया कि इस पूरे गांव को पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है तो नहीं होगा, कोई पढ़ नहीं सकता। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हें खेती करनी है पूरे गांव को तो खेती करो, और उन्होंने कह दिया कि तुम खेती जो कर रहे हो खाली खाने के लिए अपने पास रखना, बगैर हमें देना फ्री में, तो देना पड़ता। सर उसमें दवाइयां भी तो नहीं लगती, लेकिन आप तो ये बातें ले आया। अब ये मत कहना कि ट्रैक्टर लेके उसका, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग गुलाम को जानते हो, पूरी तरीके से उनका अधिकार था हमारे ऊपर। ये तो 50 साल 70 साल पहले की कहानी है। पर अभी तो है सर, हाँ जैसे ये बोलो मत मैडम। नानी है, आर्मी लोग थे वो विदेशों से कैसे पढ़ लिए उन्होंने? बेटा उनका मैं तुम्हें बताऊं क्या कहानी थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके देखो हर टाइप के लोग रहते हैं। उनके शादी अभी इधर देखो ऐसे अभी भी तुम्हें बहुत लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं, तुम तो नहीं पढ़ रहे हो। उन लोगों का थोड़ा पकड़ ज्यादा हो, नहीं पैसा बहुत ही बहुत है। रुपए या पावर ज्यादा थी, अंग्रेज से हाथ मिलाए हुए थे, चले गए। पर गाने की इसमें भी तो है। हाँ ऐसे में तो और हम लोग एक बात और बता दूं, अगर मेरी समझ में जो आता है, मुझे लगता है कि जो उस टाइम अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, उस टाइम तुम्हें क्या लग रहा है? देखो कोई भी चीज गुलाम होती है, देश गुलाम होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक तरफा होंगे, तो गुलामी क्यों होते? मतलब 25% लोग उन्हीं की तरफ थे, अंग्रेजों की तरफ। भाई घर होता है कोई, उसमें लड़ाई कौन करवाता है? डबल अगर वो करवाता है, घर में बंटवारा होता है तो उसमें एक का घर का भी वो होता है, और उसमें क्या पड़ोसी होता है, एक का घर का भी होता है जो बैका हुआ होता है उस पड़ोसी से, तभी तो होता है। अब दूसरा सुनो, मेरी बात सुनो पहले। ये देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे क्या रहा होगा, आज भी जो टाइम है, आज के टाइम इस टाइम पे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अमीर कौन है, तो वो है, अब आप लोग इस तरह से लगा दो, जिसके दादा बाबा जो थे बहुत पुराने वाले, वो अंग्रेजों के कुछ ना कुछ थे, या तो उनकी सरकार में क्या रहे, कोई मंत्री रहा, कोई कुछ रहा, कोई दर्जी रहा, कोई ये रहा वो रहा, वो सब लोग आज के बहुत अमीर हैं। और जो लोगों ने खाली गुलामी की गांव में रहे, वो लोग वैसे ही आए।
तुम कोई भी ले लो जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा अमीर है, उसका मतलब ये है कि उसके जो पुराने बाबा के बाबा होंगे वो अंग्रेजों को कुछ ना कुछ होंगे। जैसे हमारा जो वो है जिस मकान में, तो उसमें सुना जाता है कि उनके जो होते दर्जी थे किसी के, तो उनने फ्री में दे दी इतनी जगह। आपकी वो करोड़ों की जगह है, तो वो इतनी जगह देखा जाए तो बहुत करोड़ों की है। तो उस टाइम पे वही अमीर बनाया उसको जो उसने उस टाइम कुछ किया था। समझ गए हम लोग? ठीक है, ये देखो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। किस बात करते हैं? ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं कि ह्यूमन का कैसे हुआ। तो आप लोग पहले बताओ, सबसे पहले आप लोगों को अपना पूरा वो पता है, हमारा किंगडम कौन सा है? बताओ जल्दी बोलो। किंगडम, एनिमलिया, फाइलम, चॉर्डेटा, सही है। इसके बाद क्लास, मैमेलिया, ऑर्डर, प्राइमेट्स। हम लोग कौन है? प्राइमेट्स है ना। इसके बाद ऑर्डर के बाद फैमिली, होमिनिटी, और हमारा जीनस और स्पीशीज क्या है? होमो है। समझ गए आप लोग? ये सबको पता है बच्चों? अरे पता है सबको। हमारा किंगडम क्या है? चॉर्डेटा, फाइलम, वो सॉरी किंगडम एनिमलिया, फाइलम, क्लास, मैमेलिया, ऑर्डर, प्राइमेट, इसके बाद फैमिली, होमिनिटी, और इसके बाद होमो और सैपियन। समझ गए हम लोग? ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे एक बोलो मत, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, फर्स्ट लाइन वही है बेटा, कोई भी स्पीशीज सही, हर स्पीशीज का एवोल्यूशन हुआ। अच्छा कोई बच्चा बताएगा लेकिन हम लोगों में ऐसा क्या अलग हुआ जो हम और स्पीशीज से अलग हो गए? वो लैंग्वेज नहीं, वो है हमारी कॉन्शियसनेस। क्या है? हमारे पास इमेजिन करने की क्षमता थी और किसी स्पीशीज के पास नहीं थी। वरना आप लोग बताओ, गाय है, हाथी है, उसमें हम में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है क्या? वो भी, उनका भी इवोल्यूशन हुआ है, हमारे भी हुआ है और साथ साथ हुआ है, लेकिन डिफरेंस बस इतना था। वरना हम भी ऐसी होती जैसे गाय भैंस कर रही है, हम भी फिर घूम रहे थे इधर उधर, लेकिन हमारे पास एक पावर थी जिसका इवोल्यूशन हुआ, वो था इमेजिनेशन। यानी कि हम लोग इमेज कर पा रहे थे चीजें, हम लोग अगले तक का सोच पा रहे थे। अगर देखा जाए, मैं आपको बताऊं नॉलेज के लिए, ह्यूमन के अलावा और कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जो आगे तक का सोच पाए। ओनली कौन है? ह्यूमन। कौन है बेटा? यही तो अंतर है। अगर हम गाय को देखें तो उसे प्रेजेंट दिखता है, आज जो चल रहा है वो दिख रहा है उसे कि मैं किस घर में हूँ, किस में हूँ, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कल क्या होगा। लेकिन हम लोग कल के बारे में सोच सकते हैं, और ये सबसे अच्छी बात थी कि हम लोग आज इतने इवॉल्व हुए इसी चक्कर से, क्योंकि हमारे अंदर क्या था? कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है समझ। बेटा बोलो मत, तुम बोल कितना रहे हो? बोलो मत, बीच में बैठे हो डिस्टर्ब हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे सबसे, मैंने बताया सबसे अच्छी स्किल जो होती है वो क्या थी? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ह्यूमन एक अकेला ऐसा स्पीशीज था धरती पे जो, यानी कि जिसके पास इमेजिन करने की पावर थी और किसी के पास, अगर सोचो ये पावर गाय के पास होती, किसका होती? तो बेटा गाय यहाँ पे सर्वाइव करती होती। गाय पढ़ा रही होती, गाय पढ़ रही होती, ठीक है, गाय प्रधानमंत्री होती, सीएम गाय होती, क्योंकि आप लोग पता उसके पास होती है पावर। हम लोग सारे धरती पे हैं तो स्पीशीज ही, लेकिन सबसे ज्यादा हमने अपने सबको काबू में क्यों कर लिया है? क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं, हम 5 साल बाद तक का सोच सकते हैं। जैसे अभी यहाँ बैठे बैठे आप लोग सोचते हो कि यार 3 साल बाद मेरी शादी होगी, तो कहीं ना कहीं आप लोग सोच पा रहे हो ना। अब गाय भैंस ये बात नहीं सोच पा रही है, समझ गए आप लोग? तो सबसे अच्छी बात देखिए, यहाँ पे कह रहा था मोस्ट सक्सेस स्टोरी इज द एवोल्यूशन ऑफ मैन विद किसके साथ? लैंग्वेज। पहला हमने लैंग्वेज अच्छा कर लिया, दूसरा स्किल्स, हमारे पास जब इमेजिनेशन पावर थी तो स्किल्स भी होंगी, और तीसरा क्या है? कॉन्शियसनेस। और हम लोग कैसे होते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो आपके पास है उसका यूज किया करो, आप लोग सोचा करो। और मैंने एक बार और बताया था आप लोगों को, जब तक आप किसी चीज को सोचेंगे नहीं तब तक आप उस चीज को कभी करेंगे नहीं। आप लोग बताओ, अगर आपने कभी डीएम बनने का नहीं सोचा है कि आपने बताओ कभी डीएम की पढ़ाई की? सोचो, कभी आपको किताब खरीद के लाए? नहीं लाए ना। आपने खाली तो कोई सोचा क्या डॉक्टर बनने का? तो हमेशा ध्यान रखना, आप लोग जो सोचोगे वही कर पाओगे, और जो कभी आपने अगर सोचा नहीं है तो आप लोग वो कभी भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 50-60% बोलूंगा, लगभग ऐसे लोग होते हैं जो उतना ही सोचते हैं जिसमें से काम चल जाए। मैंने ऐसे देखे बहुत सारे लोग काम चलने का मतलब जानते हो, और वही लोग तो होते हैं बुद्ध टाइप के,
मतलब वो उतना ही सोचते हैं जितने से उनका खर्चा चल पाए, नहीं काम चल पाए। अब कोई सा काम हो जाए, खर्चा क्या होता है भाई। जैसे अगर एक आम आदमी है, उसको क्या पता होता है? उसे पता होता है कि आज मुझे सुबह उठना है, खेत पे जाना है, 11 बजे वहां से आना है, खाना खाना है और उसके बाद फिर खेत जाना है, शाम को सो जाना है। उसे नहीं सोचना कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। हाँ, अगर कोई बच्चा है तो ये ध्यान रहेगा इसकी शादी करनी, मकान बनना है तो ध्यान रहेगा, वो ज्यादा नहीं सोचता। आपने कुछ लोग देखे होंगे कि बहुत ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा बच्चा होता है, मैंने हमेशा बताया छोटे बच्चे जो होते हैं वो बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो बच्चे ज्यादा अच्छे आते हैं फ्यूचर में, जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा शैतान होते हैं। इसका मतलब ये, आपने 2 टाइप के बच्चे देखे होंगे, एक होते हैं कहते हैं बुद्धड़ टाइप के होते नहीं, किसी से ना तो बस इतना दो काम करते हैं, उनसे पूछो नाम क्या है तो नाम बता देंगे, उनसे पूछो पापा का नाम क्या है वो बता देंगे। उन्हें मतलब नहीं कि कौन है, क्या है, कैसा है। एक बच्चा बहुत एक्टिव होता है, अगर उनसे कहो तुम आजा मेरी गोदी आजा, रोने लगेगा। सही है। एक तो होते हैं वो टाइप के बच्चे, एक होते हैं ऐसे टाइप के जो एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। एक्टिव का मतलब तो उनका नाम पूछना, वो साथ में अपने स्कूल का भी नाम बता देंगे, उन्हें पता होता है कि यही पूछने वाले हैं, समझ रहे हो। दूसरा क्या होता है, तो वो बच्चे कैसे होते हैं एक्टिव, उनका जो माइंड होता है वो इमेजिनेशन पावर और तेज होती है, वो देख के समझ जाते हैं क्या होने वाला है। तो ऐसे बच्चे का माइंड क्या होता है, बहुत डेवलप होता है। तो मैंने कहा था, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचा करो। जब सोचोगे तभी किसी काम को करोगे, जब तक सोचोगे नहीं तब तक। अगर एक बात खुद सोचो, अभी के टाइम में सोच लो, अगर आज आपने पूरे दिन में, मैं बहुत सही बता रहा हूँ, अगर आज आपने पूरे दिन में अगर ये नहीं सोचा है कि मैं 6 घंटे आज पढ़ाई करूंगा, तो आप लोग 6 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे, ये बात लिखित है। और अगर आपने 2 बार भी आज दिन में सोचा है कि 6 घंटे में पढ़ाई करूंगा, तो 100% आप कर सकते हो। जिस बच्चे ने अगर सोचा ही नहीं होगा किसी दिन कि मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो वो 4 घंटे कभी नहीं पढ़ पाएगा, पूरे साल हो जाएगा। और जिस बच्चे ने एक दिन में 3 बार भी सोच लिया कि आज यार 4 घंटे पढ़ लेना हो, पढ़ा तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको शाम को मन करेगा लाओ पढ़ लेते हैं आज। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जो आप सोचते हो वही आप करते हो, और इसीलिए अच्छा सोचो और ज्यादा बड़ा सोचा करो, जिससे आप उतना अच्छा कर पाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगले क्या है, ह्यूमन बिलोंग टू द ऑर्डर कौन सा है हमारा, प्राइमेटा। कौन सा है बेटा? अब यहाँ पे कह रहे हैं प्राइमेटा है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोसीमिया और एंथ्रोपोडिया, जिसमें तुम्हारा लीमर, लोरिस और ये क्या है, टेरिसेरस, ये भी बंदर टाइप के होते हैं। कैसे टाइप के होते हैं? बंदर। गूगल पे देखना आपको पता लग जाएगा। दूसरा कह रहा है एंथ्रोपोडिया, मंकी आता है, एक साथ और कौन आता है, ह्यूमन। अगले कह रहा है बेटा एंथ्रोपोडिया 2 पार्ट में, मंकी और होमिनिडी, और हम लोग फैमिली हमारा कौन सा है, होमिनिडी। तभी तो हम लोग कहते हैं हम लोग एप्स, यानी कि बंदर से हम लोग कौन बने, ह्यूमन बने। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है एप्स जो है उसमें गोरिल्ला आता है, चिंपैंजी आता है, इसके बाद ये है गिवन है, सही है। इनके मैंने सब फोटो देखी, आप लोग देख सकते हो आराम से। और हम लोग कहाँ आते हैं, होमिनिडी, किसमें आते हैं, और ये क्या है हमारा, ह्यूमन। कौन है, ह्यूमन। समझ गए हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा एवोल्यूशन है, जो हम लोग कब कैसे थे, कब क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो एक बार मैं समझाऊं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, सीक्वेंस में। जैसे पहला कौन सा है, ड्रायोपेथिकस, क्या थे, दूसरा रामापेथिकस, तीसरा ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, चौथा होमो हैबिल्स, इसके बाद होमो इरेक्टस, और इसके बाद कौन आए, होमो सेपियंस, और इसके बाद जो नेक्स्ट आए वो आए होमो सेपियंस सेपियंस, और जिसको बोलते हैं हम लोग आज मॉडर्न मैन। तो हम लोगों का जो इवोल्यूशन हुआ है वो हमारे एंसेस्टर कौन किसके थे, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 25 मिलियन ईयर से, वो तो हम लोग नहीं थे वहां पे, होमो सेपियंस नहीं थे। कौन थे उस टाइम, ड्रायोपेथिकस। कौन थे, ड्रायोपेथिकस। अब आप लोग सोचोगे सर हमने तो कौन था, हम बोल सकते हैं हमारे एंसेस्टर रहे होंगे, वो पूर्वज। अब वो हमारी तरह ना होंगे, वो तो ऐसे होंगे कुछ जानते ही नहीं होंगे। जैसे एक जानवर होता है, जैसे सिंपल बंदर होता है, हाँ सिंपल सा, समझ रहे हो आप लोग। तो क्या क्या उनके उस टाइम फीचर थे वो भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो कौन थे बेटा, ड्रायोपेथिकस। कौन थे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर देखें यहाँ पे तो क्या क्या था, देखो कह रहा है एप लाइक, हम लोग कैसे थे, एप लाइक का मतलब क्या, बंदर टाइप के, सिंपल से। अगले कह रहा है हेयरी थे, हमारा पूरे स्किन पे क्या थे, हेयर थे, पूरी तरीके से पूरी स्किन पे थे। इसके बाद कह रहा है आर्म एंड लेग ऑफ सेम लेंथ, हमारे जो हाथ पैर थे वो सेम लेंथ के थे, मतलब हमारे हाथ भी उतने बड़े होंगे और पैर भी होंगे। हम लोग कैसे थे, चारों पैरों से, मतलब दोनों हाथों पैरों से चलते थे। अगले कह रहा है देखो लार्ज ब्रेन था, मतलब ये सर बहुत चौड़ा था। कह रहा है एट सॉफ्ट फ्रूट, हम लोग क्या खाते थे, फल खाते थे। और लीफ मतलब, अब उस टाइम आग बाग नहीं आई थी,
जो हम लोग पका के खाते थे, ऐसे ही मतलब पेड़ तोड़ लिया और खा लिया, ठीक है, हम लोग बंदर थे ऐसे मान लो टोटल। अगले कह रहा है वॉक लाइक जाए गोरिल्ला और चिंपैंजी, हम लोग कैसे चलते थे मतलब मैं बोल सकता हूँ हम लोग चारों पैरों से चलते थे, लोकोमोशन करते थे, यानी कि सिंपल से हम लोग नहीं थे, बंदर ही थे पूरी तरीके से, ठीक है, अपने आप को एज्यूम करो कैसे होगी, सही है। तो यहाँ पे ये कब की बात हो रही है बेटा, 25 मिलियन ईयर से की बात हो रही है। तो इस टाइम ह्यूमंस बिल्कुल नहीं था, ह्यूमन की तरह पूरे शरीर में हमारे बाल थे, 4 पैर से हम लोग चलते थे। अच्छा एक बात और बताऊं, हम लोग खड़े भी नहीं हो पाते थे सीधे, मतलब वैसे ही थे बिल्कुल बंदर तरह, समझ गए हम लोग, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या खाते थे, फ्रूट एंड लीव्स, पत्तियां और फल खाते थे, उस टाइम मांस हम लोग नहीं खाते थे। अगले कह रहा है आए थे रामापिथिकस, कौन आए थे, यानी कि इनके बच्चे होंगे और इनके ये कौन हो गए, पूर्वज, समझ गए। अगले मतलब रिप्रोडक्शन हुआ होगा, हल्के हल्के चलता रहा होगा कहानी। तो कब की बात हो रही है, 15 मिलियन ईयर से हो, यानी कि 25 से 15 का मतलब 10 मिलियन के बीच की बात है। और 10 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं लोग, और 10 लाख का मतलब 1 करोड़ साल की बात है, यानी कि 1 करोड़ तक ये ऐसे रहते, 1 करोड़ साल तक की बात कर रहा हूँ। आप तुम सोचो कितनी जनरेशन बीत गई होंगी, 1 करोड़ साल कितने हो गए, बहुत सारे साल हो गए, हम काउंट नहीं कर सकते। अब अगले दो, ये कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे कह रहा है मोर मैन लाइक, हल्के हल्के आदमी की तरह लगने लगे, मतलब मैन लाइक। और कह रहा है बेटा बात मोर इरेक्ट, हम लोग जैसे होता नहीं बंदर कहीं उछल जाता है ऊपर को, हम लोग हल्के हल्के खड़े भी होने लगे, मतलब अगली बारी टांगों वो पीछे वाली टांगों से और अगले हाथ से उल्टा नहीं खड़े होना है, सीधे खड़े होना है, ठीक है। तो हम लोग हल्के हल्के खड़े भी होने लगे, ओए बोलो मत। और कह रहा है टीथ लाइक मॉडर्न मैन, और हमारे दांत कैसे थे, आज की लगभग जनरेशन की तरह थे, हल्के हल्के, ठीक है। हाँ तो बस करो बेटा, पीछे वाली टांग नहीं खड़े हुए थे, अगली वाली टांग खड़े थे, और सॉरी अगले बारे तो वायर में क्या हुआ, मतलब पैरों से खड़े थे, पीछे वाले से। अगले देखो, अगली बात अगले यहाँ पे देखो, अगले आए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कौन आए थे, और ये कहानी कब की है, 2 मिलियन ईयर से हो। अब ये बहुत टाइम हो गया, फिर से अगले बड़े हल्के हल्के इवोल्यूशन होता रहा, क्या यहाँ पे देखो कह रहा है फॉसिल्स फाउंड इन तंजानिया एंड इथियोपिया मैन लाइक प्राइमेट 4 फीट टॉल थे, कितने लंबे थे, 4 फीट, यानी कि पूरे लंबे नहीं थे, 4 फीट थे खाली। और अगले कह रहा है बेटा ए वॉक अपराइट, ईट फ्रूट, हंटेड विद स्टोन, और ये कह रहा है वेपन्स, ब्रेन की कैपेसिटी हमारी थी 400 से 600 क्रेनियल कैपेसिटी, यानी कि सीसी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग शिकार करने लगे थे। शिकार का मतलब क्या होता है, जो जानवर थे उनको मार के खाने लगे थे, लेकिन इस टाइम मुझे लग रहा है आपकी खोज नहीं हुई थी अभी भी, सही है, ऐसे कच्चा खा लेते थे, ठीक है। अगले देखो कह रहा है इसके बाद है होमो हैबिल्स, कौन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है होमो नाम जब आ गया है तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, होमो का मतलब होता है कि हम लोग सबसे पहले ऐसे थे जो आदमी की तरह दिखे थे, क्योंकि होमो आ गया ना, तो ध्यान रखना होमो हैबिल्स। अगर पूरे रहा कि आज के मैन है जो उनका फर्स्ट एंसेस्टर कौन रहा होगा, तो कौन था, होमो हैबिल्स। कह रहा है क्यों थे, देखो ये 2 मिलियन से कहानी यहाँ पे कह रहा है फॉसिल्स फाउंड इन ईस्ट। अब ये बात ऐसी नहीं कि कहानी से चल रही है, यहाँ पे हमें फॉसिल्स मिले हैं वैसे, तो हमको पता लगा है कि क्या करते थे। कह रहा है देखो फॉसिल्स फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ब्रेन कैपेसिटी कितनी हो गई थी, और कह रहा है डिड नॉट ईट मीट, और ये भी मांस नहीं खाते थे, ठीक है। अगले आ जाओ, कह रहा है होमो इरेक्टस, इरेक्टस का मतलब ये होता है खड़े हो गए थे पूरी तरीके से, और ये कब है बेटा, 1.5 मिलियन से वो। और कह रहा है फॉसिल्स फाउंड इन जावा, ब्रेन कैपेसिटी कितनी हो गई थी, 900 सीसी, और यहाँ पे ये मांस खाने लगे थे। अगले कह रहा है देखो होमो अब कौन आ गया, होमो सैपियंस, ये कब की बात है, 10,000 से 40,000 ईयर्स है वो। तो यहाँ पे कह रहा है फॉसिल्स फाउंड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ब्रेन साइज कितनी थी, 1400 सीसी, और कह रहा है यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट बॉडी वरीड देयर डेड, यानी कि ये क्या करने लगे, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगे, थोड़ा हुआ तो ये बाल कम हो गए। और दूसरा कह रहा है ये अपने जो क्या होता है, ये जो मर जाते हैं उसको क्या करने लगे, दफनाने लगे, सही है। तो यहाँ लिखा है देखो सब तक वरीड देयर डेड, यानी कि अपने मरा हुआ होता है उसको दफनाने लगे। तो यानी स्किल्स इनके पास अच्छी खासी आ गई थी उस टाइम तक, और ये काफी चीजें सीख गए थे, क्योंकि ब्रेन का पावर कितना हो गया, 1400 सीसी। और अगले लास्ट में आता है बेटा होमो सैपियंस, जो कब के थे, 75 से 10,000 साल पहले। और यहाँ पे कह रहा है डेवलप केव आर्ट, हम लोग आर्ट भी आ गई थी हमारे अंदर काफी, एग्रीकल्चर,
स्टैंडर्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन 1450 सीसी, यानी कि हमारा ब्रेन साइज कितना हो गया था 1450 सीसी। समझ गए हम लोग? यस। ठीक है, तो ये एक ह्यूमंस का क्या है पूरा चार्ट है। जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप हुए हैं, जिन्होंने सीखा है, बेटा टाइम भी हो गया, कभी सही जाने से फॉर्म दो। यहाँ पे आप लोग ऐसा करो, इसका बेटा पूरा फोटो ले लो इसका, और इसे लिख देना आगे जाके, ठीक है? ये इसका चार्ट जरूरी है। ले लो फोटो। कौन हटा? क्या? तो ये इवोल्यूशन हो गया, घर पे आके पढ़ाई करना इसकी और सारे क्वेश्चन लगाना। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, सुन लो ध्यान से बेटा, इस चैप्टर में आप लोग ध्यान रखना, मुझे लगता है कि आप लोग एक बार पढ़ लेना मेहनत से, अच्छे से जो याद कर सको कर लेना, ठीक है? सुन लो पहले, उसके बाद इसके 200 क्वेश्चन लगाना, और क्वेश्चन लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से बैठ रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है, और वो जहाँ से आ रहा है वहीं पे चीजें याद कर लेना। हाँ, यहाँ से आता है। हाँ यहाँ से भी आता है, पीछे से भी आता है, मतलब कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, ये चैप्टर तो बहुत, जिसने सारे लेक्चर मिस नहीं किया वो लेक्चर उसको ज्यादा घंटे लगा गया, वो चीजें याद कर लेना बस, और इसमें है क्या। लेकिन क्वेश्चन लगाना मत भूलना, ठीक है? 100 क्वेश्चन लगा के लेना, अगर लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फोटो ले ली तुमने? अगली में और देख, ये है, ये और ले लो एक बार। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और कल से हम लोग किताब लेके आना, ठीक है? तुम लोगों की किताब नहीं लीजिए, क्यों? क्या? कौन सा? अब वो है नहीं, इसमें क्या करना है? ही नहीं अभी, अरे अभी है नहीं, स्टूडेंट नहीं, जब आएगा तब ये वर्षा की व्यवस्था है बेटा। लिखिए, चलो इसके बाद कल मिलते हैं। मैं समझ गया तुम ये कह रही हो।